हेलो एवरीवन, वेलकम टू A3 क्लासेस। सो दिस इज़ उज्जवल सर। तो चलो आज हम लोग अकाउंट्स का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं। पहला चैप्टर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 होगा, लेकिन उससे पहले चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी नहीं, बेसिक्स डिस्कस करना हम लोगों को। ओके, तो पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। चलो इधर आ जाओ। अब मैं तुम्हें जो जो बताऊँगा वो तुम यहाँ पर अपनी बुक में साथ में मार्क करते चलोगे। ओके, तो चलो पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं और इसी से साथ में समझते चलते हैं। तो इसमें से तुम लोग को थ्योरी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी तुम लोगों को पढ़नी नहीं है, बट थ्योरी हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जब सारा प्रैक्टिकल कर लेंगे ना, समझ लेंगे, तो उसके बाद थ्योरी पढ़ना कुछ खास डिफ़िकल्ट रह नहीं जाएगा। ओके, बस एक सेकंड रुको, अब मैं बताता हूँ। चलो तुम्हारी मार्किंग स्टार्ट कराता हूँ। ये देखो, ये वाला चार्ट तुम लोग को करना है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है, चलो समझते हैं। अब हम लोग अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हैं, एवरीबडी सीरियस रहना। देखो, बुक कीपिंग में क्या होता है, हम लोग डिटेल्स को समराइज़ करते हैं। क्या करते हैं? समराइज़ करते हैं। हम लोगों ने एक साथ में लिखते हैं, एक समरी बनाते हैं, नोटिंग, ये सब हो गया बुक कीपिंग। और फिर जब उस डिटेल को हम लोगों ने समराइज़ कर लिया, नोट कर लिया, फिर उसको जब रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एंट्रीज़ में डालते हैं ताकि उससे एक फ्रूटफुल कंक्लूजन निकल पाए, तो वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के पहले आती है। आई गेस आई एम वेरी क्लियर। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के पहले आएगी। अकाउंटिंग बिगर ब्रांच है, बुक कीपिंग उससे छोटी है। इसके बुक्स में 4 पॉइंट दिए हैं, कोई भी 4 पॉइंट से ज़्यादा दिए हैं, कोई भी 4 पॉइंट रट लेना, ठीक है। उसके बाद जो पहला चैप्टर अभी हम लोगों ने पूरा स्क्रॉल कर दिया, वो तो मैं ऐसे स्क्रॉल नहीं करना है, सारी रीडिंग्स पढ़ लेना, ठीक है। और अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉपर कोर प्रैक्टिकल पार्ट। तो तुम लोग सोच लो, तुम लोग अपना फ़ोन वर्टिकल मोड पे फुल स्क्रीन पे लगा के रख दो, साइड में फ़ोन रख दो, फ़ोन के टिका दो और अपना अपना रजिस्टर निकाल दो। वो वीडियो को भले एक सेकंड के लिए पॉज कर देना, रजिस्टर लेकर आना, कोई लापरवाही नहीं करना, रजिस्टर निकाल दो। जो मैं बोलूँगा साथ में सुनना और नोट क्लास में साथ ही साथ बनाते जाना, ठीक है। मैं बहुत धीरे आराम से बोलूँगा, स्क्रीन पे जब देखना ज़रूरी होगा या मैं कुछ ऐसा समझा रहा हूँ मैं बोल दूँगा देखना है, बाकी टाइम तुम्हें नोट्स बनाने हैं, अपने सुनना है, लिखना है, जैसे स्कूल में बेसिक करते थे वही है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा चैप्टर 1 यूनिट 2 का पार्ट है, ऊपर लिख लेना, ये जहाँ जहाँ लाइन खींचिए ये इसीलिए खींचिए, चैप्टर 1 यूनिट 2। तो यूनिट 2 में कुछ कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल हैं। बेसिकली है क्या, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन पे डिवाइड होते हैं अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। कॉन्सेप्ट क्या होता है तुम्हारा? कॉन्सेप्ट एक अजम्पशन है जो हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है। जैसे अकाउंट्स है वो भी एक ब्रांच है, वो एक दिन में नहीं डेवलप हुआ है। बात तो ध्यान से समझना, बुक कीपिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, ये सब धीरे धीरे करके डेवलप हुई हैं, राइट। तो जो अजम्पशंस विद द टाइम हम लोगों ने अब मान लिए और हम लोगों ने फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, ओके। प्रिंसिपल होते हैं तुम्हारे एक्सप्लेनेटर्स। प्रिंसिपल में क्या होता है, तुम्हें एक्सप्लेन किया जाता है कि तुम कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी किसी चीज़ को क्यों वैसे फॉलो कर रहे हो। जैसे अगर तुम लोग को अभी पता हो तो डेप्रिसिएशन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें से कोई भी तरीका तुम क्यों यूज़ करोगे, ये एक्सप्लेनेटर हो जाएगा, ये एक्सप्लेन होगा प्रिंसिपल में। फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हम लोग को यही बताते हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बैक करता है कि क्यों ये करना चाहिए। आई गेस अभी तक कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है और एक एक नंबर्स इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सीए का एग्ज़ाम है, 12th नहीं है, ठीक है। और जो 12th में बहुत अच्छे से करते थे तुम तो समझते होगे एक एक नंबर की वैल्यू। चलो अब कन्वेंशन पे आ जाते हैं। जो भी प्रिंसिपल ने तुम्हें एक्सप्लेन किया उससे कुछ कंक्लूजन को डिराइव होगा ना, कि हाँ ये रीज़न दिया है, ठीक है, ये सॉलिड रीज़न प्रूव हो रहा है, इसलिए ऐसे करना चाहिए, वो तुम्हारा कन्वेंशन का पार्ट है। चलो अब अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो एक राहत दे देता हूँ। काउंसिल ने ये डेफिनेशन तुम लोग की बुक में लिखी है, ज़्यादातर बच्चों को नहीं समझ में आती, लेकिन अगर डेफिनेशन नहीं आए तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, फंक्शंस सब इंटरचेंजेबली तुम्हारी बुक में यूज़ किए गए हैं। सबका मतलब एक ही है तुम लोगों के लिए, मतलब जहाँ भी तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ इसका मतलब नहीं भी समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पूछा नहीं जाता कि क्या कन्वेंशन है, क्या प्रिंसिपल है, ओके। अब चलो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग में कुछ अजम्पशंस होते हैं, इतना तो पता होगा ना कि कुछ चीज़ें हम लोग अज्यूम करते हैं पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे डेप्रिसिएशन हम लोग ईयर बाय ईयर ही लेते हैं, राइट।
किसी चीज़ को राइट ऑफ करना होता है टाइम देते हैं, बैड डेट को एक सर्टेन पीरियड के बाद राइट ऑफ करते हैं, ये सब अजम्पशंस ही तो हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग बात को? बुक्स मेंटेन करने का एक पूरा फॉर्मेट, एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले तुम लोग जो अब यहाँ तक आ चुके हो, मैं एक बात बता दूँ कि जिस भी बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है, मैं पार्ट 2 डालूँगा, चैप्टर 2 उसमें चालू होगा, ओके। तुम लोग वहाँ से कंटिन्यू करो। तुम लोग को अगर ये सब बेसिक्स आते हैं, कोर आते हैं, तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मेन पर्पस है कि हर किसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, मुझे किसी का टाइम खा के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ओके। तो पार्ट 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली उसमें 3 चैप्टर डिस्कस कर लेंगे आज ही भर में, मतलब 3 यूनिट डिस्कस कर लेंगे। जो पहली बार कर रहा है वो चैप्टर बोलेगा, तुम लोग तो समझ ही गए होगे, सेकंड चैप्टर में ही 6 पार्ट्स हैं और पहले चैप्टर में 7 पार्ट है। ये 7 पार्ट करने में आधे घंटे से भी कम लगेगा। पार्ट उन्होंने बस ऐसे तुम्हें डराने के लिए कर दिए, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। हम लोग तीसरे पार्ट पे पहुंच भी गए हैं, आई गेस 10 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। तो अब देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं, वो तुम्हारी क्रश की तरह है। अब ऐसा क्यों? 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो अज्यूम किए गए हैं कि हमेशा होंगे ही। तुम भी जब तुम्हारी कोई क्रश होती है तो तुम्हारी तरफ से तो तुम अज्यूम कर लेते हो ना कि ये तो है, मतलब समझ रहे हो ना कि ये तो मेरी है। जब तक वो सामने से नहीं कहती कि नहीं, तब तक ये अज्यूम कि ये तो है। यही अकाउंटिंग के इन 3 अजम्पशन के साथ हैं कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिचुएशन में, जब तक स्टेट नहीं किया जाता कि कंपनी ने इन स्टेटमेंट्स के इन अजम्पशंस को नहीं इंक्लूड किया है। आई गेस आई एम क्लियर, ओके। तो अब इनको याद कर लेना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ऐसे ईजी सा पार्ट है, लेकिन बच्चे रिवाइज़ नहीं करते और पेपर में ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स एक नंबर के लिए आ जाता है, फिर उस टाइम पे दिक्कत आता है। तो इसका एक निमोनिक है AGC, ए ज्ञानचंद। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, वो सुनने में फ़नी है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगा, ओके। ए ज्ञानचंद। तो ए से अक्रूवल, ज्ञान से गोइंग कंसर्न और चंद से कंसिस्टेंसी। अभी मैं तुम लोगों को ये समझाऊंगा तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस बात को ध्यान से समझना। चलो अब तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले दिखाते हैं। पहले चलो बुक से मार्किंग कर लेते हैं साथ साथ। अब पहले 3 यूनिट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुक जाओ अभी। तो चैप्टर 1 में तुम्हारा बस यही मार्क करना था, ये मैंने बता दिया है। तुम लोग को रीड सब करना है। और हाँ, ये देखो, ये इधर जो है ये चार्ट देख के ध्यान से रखना कि अकाउंटेंसी फिर अकाउंटिंग फिर बुक कीपिंग, कुछ उल्टा सीधा इसमें करना नहीं। ये पेपर में ऑब्वियसली नहीं आएगा, दिमाग में क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस दिया होगा, ये देखो, ये बुक कीपिंग और ऊपर तुम्हारा अकाउंटिंग, ये दोनों को अच्छे से गो थ्रू करना है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ऊपर अकाउंटिंग दिया होगा, ये पढ़ लेना बेटा ध्यान से। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में कोई कन्फ्यूजन होना, मतलब एक CA को अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में कन्फ्यूजन होना क्या, कितनी शेम की बात है। CA कर रहे हो तुम, BCom का एग्ज़ाम नहीं है ये, राइट। BCom BA जैसी हरकतें भी अब बंद करनी पड़ेगी ना हम लोगों को। मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया है कि तुम सब ज़्यादा घंटे बिना पढ़े भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, तो तुम लोग को भी फिर फेथ रखना होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ उस हर चीज़ को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ कुछ और नहीं करना है, बट हाँ, ये वाला पार्ट ना एक बार पढ़ लेना। एरियाज़ ऑफ सर्विसेज, मैंने थ्योरी में कई बार इसके क्वेश्चंस देखे हैं। जब हम लोग RTP MTP डिस्कस करेंगे तब तुम खुद भी समझ जाओगे, लेकिन पहले से प्रिपेयर करके चलो ना। एंड मोमेंट पे ऐसी चीज़ों पे क्यों टाइम वेस्ट करोगे, तब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे बेटा। चलो अब इधर आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये देखो, ये तुम्हारे 3 वो प्रिंसिपल आ गए जो मैंने कहा था कि ये तो होते ही होते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन सब। चलो पहले नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, बिना डरे आराम से। यहाँ पे तुम्हारे पास 14 प्रिंसिपल्स हैं। 14 में से 3 हो गए जो तुम्हारे बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे, बाकी भी 11। अब हम 14 को एक एक करके समझते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं है, 5 मिनट में हो जाएगा, बहुत ईजी है। और हाँ, मैं क्लास के बीच में ब्रेक दूंगा, कोई भी बीच में अपनी तरफ से वीडियो पॉज करके ब्रेक लेने नहीं जाएगा। एक सिटिंग में अकाउंट्स का जो चैप्टर डल रहा है वो निकालना है। यही तुम्हारी तपस्या है कि तुम लंबा बैठना सीखो। ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब पढ़ने बैठना तो पूरी दुनिया भूल जानी है, ठीक है। तो अभी अब बैठ चुके हैं, अब नहीं उठना है। पानी वानी पीने बीच में जाना पड़े तो बात अलग है, ये नहीं कि उठा 5 मिनट रील चला लेते हैं फिर वो चल रही है 2 घंटे। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एंटिटी, एंटिटी क्या कहलाता है, देखो इसको पहले रीड करते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है।
अब तुम लोग इसको एक बार पूरा पढ़ोगे, मुझे पता है कि कुछ खास नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एक सेपरेट है, बिजनेस और तुम अलग अलग हो, ठीक है। इस बात को याद रखना, बिजनेस और तुम कभी एक नहीं हो सकते। बिजनेस ने तुम्हें फ्रेंड जोन कर रखा है, तुम उसे अपनाना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, पर वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। बिज़नेस और तुम हमेशा अलग रहोगे। लॉ में भी तुम ये पढ़ोगे और इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखना, बिज़नेस की अपनी नहीं समझना, बिज़नेस अलग है, तुम अलग हो। जो बच्चे ने 10th में अकाउंट्स नहीं ली थी, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वो भी इस बात को ध्यान रखिए कि बिज़नेस और आप अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि वरना आपको जर्नल एंट्रीज़ करने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बात को हर जगह ध्यान रखना, चाहे बुक कीपिंग करनी हो, चाहे अकाउंटिंग करनी हो, चाहे कुछ हो। बिज़नेस अलग है, बिज़नेस पार्टनरशिप में भी खुल सकता है, इंसान अलग है, ठीक है। ये हो गया पहला, तुम लोग को ये सब पूरा रीड करना है, ठीक है। और बाकी लाइव डाउट सेशन हो जाएंगे ऑब्वियसली, जो भी तुम लोग के डाउट वगैरह होंगे, लेकिन अभी हम लोगों का मेन फोकस इस पे है कि हम लोग तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे इस क्लास में, ठीक है। अब है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसकी भी मेन लाइन पढ़ देते हैं जो तुम लोग को एग्ज़ाम में पढ़ के जानी है। ये देखो, सिंस मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज and the standard of economic value, this concept requires that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money be only to be recorded in the books of accounts। मतलब जिन ट्रांजैक्शंस का मनी के टर्म में कोई वैल्यू नहीं है तुम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करोगे। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल अच्छा है, जैसे एग्जांपल में इसने दिया है कि एक फैक्ट्री है, 1 एकड़ लैंड है, ऑफिस की बिल्डिंग है, 2 फ्लोर हैं, कंप्यूटर है, 10 यूनिट मशीन है, कैन नॉट शो दिस आइटम्स अंडर डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स। अब ये क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूँ। तुम ये तो बोल नहीं सकते कि 10 यूनिट मशीन, 10 यूनिट की अलग अकाउंटिंग बनाओ, 20 कंप्यूटर की अलग अकाउंटिंग करो। तो इन सब में एक कॉमन फैक्टर क्या है कि चलो भाई मशीन 10 लाख की आई है, कंप्यूटर 50,000 का एक आया होगा, फ्लोर आपको पड़ा होगा 50-60 लाख का, 1 एकड़ लैंड पड़ी होगी करीब 30 लाख की। तो सबको मिला के कंपनी का टोटल एक्सपेंस या टोटल एसेट और सारी चीज़ मिला के 50 करोड़ की वैल्यू है, राइट। तो इसलिए मनी टर्म्स में सब कुछ होना ज़रूरी है। जो चीज़ मनी के टर्म्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते वो इसका पार्ट नहीं बनेगी। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? हर चीज़ को पैसे में कर सकते हैं भाई, पैसे में किसको नहीं तोल सकते? अब जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं आप बहुत बेवकूफ़ हो, नहीं वैसे बेवकूफ़ नहीं हो, अभी अकाउंट्स में बेवकूफ़ हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड, ये देखो एज मैंशनड अर्लियर, many material transactions and events are not recorded in the books of accounts just because they cannot be measured in monetary terms. Yet it is used for accounting purposes because it is not possible to adopt a better measurement scale. अब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ इस बात को क्लियर करने के लिए। जैसे मान लो कि फ्लड आता है, ठीक है, किसी एरिया में, वहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है, किसी एक बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी में लॉस हो जाता है। तो अभी हम लोग को पता है कि कितना लॉस होगा नहीं होगा, नहीं, राइट। वो तो जब हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर इंश्योरेंस लिया होगा तो कंपनी पूरा एनालिसिस कर लेगी कि कितने का नुकसान हुआ है, तुम तभी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। जब तक तुम्हें नहीं पता कि उसकी एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू क्या है तब तक तुम उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। आई होप बेटा मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा है। कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो या कुछ कोई भी और बात हो, तुम लोगों को जो भी दिक्कत हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर करना। तुम्हारा फीडबैक ही है जो हमें इम्प्रूव करेगा, वरना हम अपनी क्लासेस करते चले जाएंगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा या तुम्हें कहीं कोई फ्लॉ लगेगा तो बेटा हम लोग को सपना नहीं आएगा, राइट। तो तुम लोग को बताना पड़ेगा। तो ये बात याद रखना कि फ़ीडबैक कुछ अच्छा हो बुरा हो जो भी हो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जिसको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे ना वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नोट्स बने हुए हैं E3 क्लासेस के, अगर तुम्हें वैसे परचेज़ करने हो तो भी तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। बट आई वुड सजेस्ट कि अभी फाउंडेशन है बेटा, फाउंडेशन में बुक पढ़ो, बुक पढ़ने की आदत डालो। ऐसा कि स्टडी मटेरियल से बेटर कुछ नहीं है। किसी को लास्ट मिनट रिवीजन वाले वो नोट्स चाहिए होंगे तो वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वो आप परचेज़ कर सकते हो। वो इनफैक्ट PDF तो फ्री में भी मिल जाएगी, किसी को ऑर्डर करने होंगे तो बात अलग है। चलो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो इससे बिल्कुल सिमिलर है। अब जिन बच्चों को पता है वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड।
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज़ एन इंडेफिनिट लाइफ ऑफ एंटिटीज एज्यूम्ड फॉर अ बिजनेस। ठीक है, अब देखो तुम लोग को ये पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ना है, लेकिन इससे पहले तुम लोग ये वाला देखो। ये काम करो, चलो समझाते हैं। आप गोइंग कंसर्न और पीरियोडिसिटी दोनों कॉन्सेप्ट समझो। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि जैसे तुम लोग ऐसे सोचो, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पापा अगर इन जनरल बिजनेस करते हैं तो तुम लोग को बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट जिनके फैमिली में पेरेंट्स वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस नहीं है, फैमिली बिज़नेस नहीं है, तुम लोग जॉब सेक्टर में हो, उनकी भी फैमिली में कोई ना कोई तो बिज़नेस कर रहा होगा, राइट। तो आप लोग अब उसको ध्यान से सोचो कि जैसे तुम्हारे किसी भी XYZ पर्सन का तुम्हारी फैमिली में बिज़नेस है, तो बिज़नेस तो चलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्च, जिसको आई गेस इतना तो अब तुम सबको बेसिक पता ही होगा कि मार्च एंड में बुक्स क्लोज़ होती हैं और नेक्स्ट ईयर की अप्रैल से चालू होती हैं। जनवरी फरवरी बेटा, ये दिसंबर तुम्हारा हो गया अलग न्यू ईयर। हमारा न्यू ईयर, अब तुम लोग CA हो, अब तुम्हारा न्यू ईयर आएगा 1 अप्रैल से। ठीक है, अब कोई दिसंबर में रात में 12 बजे सेलिब्रेशन नहीं होगा। अब 31 मार्च को रात में टैक्स फाइलिंग होगी। ठीक है, CA बन गए तो वो बेटा उसको पार्टी समझना कि इतना काम मिले उस दिन कि रात को सोने को समय ना मिले। ठीक है, और मिलता है, बहुतों को मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा। अभी इस पर फोकस करो। चलो, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये है कि एक अकाउंटिंग पीरियड डेफिनेट होगा। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल 2000 वॉट एवर द ईयर इज़ टू 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। ठीक है, बट गोइंग कंसर्न ये है कि जो तुम्हारी बिज़नेस की लाइफ है वो डेफिनेट नहीं है, वो बहुत लंबी है। वो जब तक तुम्हारा बिज़नेस शट डाउन नहीं होगा तब तक की है। आपकी फैमिली में किसी का भी बिज़नेस है, कभी शट डाउन ना हो, बहुत ग्रो करे, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब बिज़नेस लंबा चलेगा और तुम्हारा ये तो भाई हर साल बुक्स तो बंद होनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस साल तुमने 50 लाख की गाड़ी ख़रीदी, या गाड़ी नहीं, बिज़नेस की बात करें तो 50 लाख की तुमने लैंड ख़रीदी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो अब तुम अगले साल के लिए बेच दोगे? नहीं, राइट। तुम उस लैंड को यूज़ करोगे, अगले साल भी यूज़ करोगे, जब तक वो यील्ड करेगी तब तक यूज़ करोगे। तो तुम हर साल बुक्स को मेंटेन करते हो, तो बुक्स को मेंटेन करने के लिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में बुक्स आती हैं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, हर चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक क्रक्स ले रहे हैं कि क्या क्यों होता है। ये तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसको बेस आते हैं उसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब देखो अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये देखो पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अंडर द accrual concept, the effect of transaction and other events are recognized on mercantile basis। कीवर्ड है mercantile basis, फिर इससे भी अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब mercantile basis क्या होता है? when they occur, ठीक है, and not as cash or a cash equivalent is received or paid, and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements on the period to which they relate। अब बहुत आराम से एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मिस्टर एक क्लोथ मर्चेंट है, उन्होंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मर्चेंडाइज खरीदी 50,000 की, उन्होंने सिर्फ 60,000 में बेच दिया, कस्टमर ने उन्हें 50,000 रुपये दिए और 10,000 के लिए अश्योर किया, तो उनकी रेवेन्यू 60,000 है। अब ऐसा क्यों? देखो, जिसको पता है जनरल एंट्री और अकाउंटिंग, उसके लिए तो ये ऑब्वियसली कुछ समझने वाली बात भी नहीं थी। लेकिन जो बच्चे ऐसे जो समझे बैठे सोच रहे होंगे क्या पका रहे हैं सर, बेटा तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो, किसी बच्चे ने तो 10th में कॉमर्स ली भी नहीं थी। ठीक है, उसका बेस नहीं है, उसको भी समझाना पड़ेगा, राइट। तो देखो, जब तुम भाई लेते हो ना पैसे, जैसे तुम्हारे पापा ने सेल करी, पापा ने मान लो 1,000 रुपये का सामान दिया, मैंने कहा अंकल मैं आपको 500 बाद में दे दूँगा। ठीक है, हाँ मैं तुम्हारा सर हूँ, मुझे 500 रुपये का वो तो दे ही सकते हो ना, क्रेडिट पीरियड। ठीक है, तो मैंने कहा अंकल मैं 500 रुपये बाद में दे दूँगा। अब जब मैं हफ्ते बाद पैसे दूँगा, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पापा का बैंक अकाउंट होगा, राइट, कि इतने पैसे हैं, इतना माल आया तो इतने पैसे पीछे पेमेंट करनी है, इतना कस्टमर से पैसा आना है, तो ऐसे बैंक अकाउंट में सारे स्टेटमेंट चलते होंगे, वो कैश बुक बनती है, वो अलग मेंटेन होगी। लेकिन पापा ने सेल कितने की करी? पापा ने बेचे तो 1,000 का ना, 500 रुपये मैंने दिए, 500 रुपये मुझे देने हैं, 500 रुपये का मैं उनका कर्ज़दार हूँ, वो मेरे लेनदार हैं, राइट, हिंदी में समझो। तो अब वो लेनदार हैं तो वो बात भी तो तुम्हारे अकाउंट्स में आएगी, डेटर क्रेडिटर भी तो होते हैं। तो तुमने काम 60,000 का किया, तो जैसे ही तुमने 60,000 की सेल कर लिया अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, तुम उसको रिकॉर्ड करोगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अगेन वो आगे की बात है। अब हम लोग फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आएगा ये भी समझ में आ गया। अब ये है मैजिक कॉन्सेप्ट, ये सबसे ईजी है। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस और खर्चे हैं वो रेवेन्यू से मिलेंगे, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है,
ऑल द एक्सपेंसेस मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू से मिलेंगे वहीं उस पीरियड की कंसिडरेशन में लेने चाहिए। अब ये क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूँ, मैंने जो बोला वही बात कह रहा है, तुम कंफ्यूज बहुत करते हैं ये लोग, यहीं तो मेन दिक्कत है। ठीक है, अब देखो अक्रूवल और पीरियोडिसिटी का ये यहाँ दिखा रहे हैं तो मैं ये नहीं समझाता ऐसे, यहाँ आ जाओ। अरे यार नहीं, ये भी नहीं, रुको रुको रुको, ये देखो ऐसे, देखो ऐसे ऐसे देखो, कभी बैलेंस शीट बनाई है तो तुम्हारे एसेट लाइबिलिटी मैच हो जाता है, राइट। अगर एसेट लाइबिलिटी मैच हो जाते हैं तो लाइबिलिटी में कभी ध्यान से देखना क्या होता है, तुम्हारा कैपिटल होता है। अब मैं एग्जांपल इसलिए समझा रहा, पीरियोडिसिटी और अक्रूवल जिनको आता है वो एग्जांपल जब तुम पढ़ोगे ना तो ठीक है, लेकिन जो अभी नहीं आ रहा तुम जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे तब इस एग्जांपल तक पहुँचोगे तभी समझ में आएगा। एकदम से समझने में कहीं क्योस ना कर देना, अभी कम क्लियर हो ठीक है, ज़्यादा समझने के चक्कर में दिमाग ना ख़राब करो अपना, ठीक है। तो इसी पे आओ, जब तुम मैचिंग का बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में एंड में एसेट और लाइबिलिटी मैच कर जाते हैं। अब तुम सोच लो कि सर मेरा तो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में। अरे भाई तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है ठीक है, मान लो तुम्हारा 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तुम्हारा 8 लाख के प्रॉफिट में कैश आया होगा ना तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा, जो तुम्हारा प्रॉफिट होता है वो लाइबिलिटी में जाता है, प्रॉफिट तुम्हारा ऐड हो जाता है शेयर होल्डर्स में नेट प्रॉफिट में। अरे भाई तुम्हारा जो प्रॉफिट हुआ है तुम समझो यार, ध्यान से समझो, तुम्हारा नेट प्रॉफिट हुआ है किस में, सेल्स में हुआ होगा, परचेज़ की होगी पापा ने, सेल की होगी, पापा 1000 रुपये का सामान लाए, पापा ने 1500 में बेचा, 500 रुपये तुम्हारे पास कैश आ गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास डेटर क्या है, डेटर तुम्हारे पास है कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें 1500 रुपये मिल गए, या मान लो तुम्हें 1500 का डेटर है, लेकिन हम लोग कैश लेके चलते हैं तो कैश आ गया, कैश का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा 1500 का। सेल्स का बैलेंस क्या होगा, अच्छा रुको रुको रुको, तुम्हें पहले अकाउंट्स का ये समझा देते हैं। जितने भी एसेट होते हैं ना, एसेट वो डेबिट जाएंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट होंगी। एसेट तुम्हारा डेबिट होगा, लाइबिलिटी तुम्हारी क्रेडिट होगी, ठीक है। आई गेस समझ गए, एसेट मतलब गेन, प्रॉपर्टी और ये सब, ये तुम्हारा डेबिट होगा, और लाइबिलिटीज तुम्हारी क्रेडिट। ठीक है, तो चलो मैचिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट में एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमेशा तुम्हारे रेवेन्यू से मैच करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बैलेंस शीट का एसेट लाइबिलिटी हमेशा हमारा मैच कर जाता है। इस एग्जांपल को पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पीरियोडिसिटी भी हम लोगों ने कवर कर लिया, अक्रूवल भी हम लोगों ने कवर कर लिया, तो तुम समझ जाओगे। ओके, इसको खुद से पढ़ के देखना। अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट आता है ना तो तुम कमेंट में डाल देना, हम लोग सारे डाउट्स को अब जब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, नेक्स्ट चैप्टर की, उसमें एंड में बोल देंगे कि अब पुरानी क्लास के जितने कमेंट सेक्शन के डाउट थे वो डिस्कस करते हैं, तो उसमें वहीं डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर लाइव क्लास चाहिए होगी तो वो अलग लाइव क्लास हो जाएगी। चलो अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस क्या करना है, इसको बस मार्क कर लेते हैं, डिस्कस तो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न क्या है, इट विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, बस कुछ खास नहीं है। चलो 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 चलो, ये भी हो गया। अब आ गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है कि जो वैल्यू है ना तुम्हारी एसेट की, जो भी तुम खरीदोगे, जैसे तुमने ज़मीन खरीदी या कुछ भी खरीदा, तो उसको तुम हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे करोगे एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब सीधी सीधी बात यह है, अरे यार तुम ऐसे समझो ना, तुम्हारे पापा माल लाए, 5 लाख का माल आया, ठीक है, 5 लाख रुपये, सर को बेटा 1000 रुपये का फ्री में दे देना फिर, चलो ठीक है। मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, पापा को बस ऐड कर रहा हूँ। 5 लाख रुपये, तुम लोग सोचो पता नहीं ज़्यादा बोल रहे हैं सर कम बोल रहे हैं। तो देखो 5 लाख का माल है, अगले दिन तुम्हें पता चला कि भाई मार्केट में रेट बढ़ गए हैं, अब वो सामान लेने जाएंगे तो 6 लाख का हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है ना ऐसा। तो तुम्हें आ रहे तो 5 लाख लगे ना, तुम कॉस्ट कितनी लोगी, कितनी लोगे आप लोग, तो तुम लोग लोगे 5 लाख रुपये। ओके, बस यही है इस कॉन्सेप्ट का रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वो हमारी वो वैल्यू है जो तुम उस रियलाइज़ कर पाओगे। एक एसेट मान लो तुम्हारे पास 20 लाख का है, लेकिन इस दिन तुम बेचने निकलोगे तो वो 15 लाख का बिकेगा, ठीक है। तो तुम्हारी रियलाइजेशन कॉस्ट क्या हुआ, तुमने कितना पैसा उससे रियलाइज़ कर सकते हो तुम आज की डेट में, 15 लाख रुपए। यही है, इसको भी पढ़ लेना। ये नहीं कि मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ तुम लोग भी बोलो हाँ हाँ समझ में आ गया और छोड़ दो बेटा, सब दिमाग से निकल जाएगा, रीडिंग लगानी है।
हफ्ते में एक वीडियो में तुम लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझाने का प्रॉमिस किया है मैंने, समझाऊंगा, पर उन्हें अगर तुम रीड नहीं करोगे वो दिमाग के बैक ऑफ द माइंड में नहीं बैठेंगे। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मैं सीरियस होने को कह रहा हूँ तुम्हें, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत बंधुआ मजदूरी जो तुम सोच कर रहे हो वो नहीं करनी है, सीरियसनेस तो लानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब ये है डबल एंट्री बुक एंड कीपिंग कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज़ टू एस्पेक्ट। ये अभी हम लोग जब जर्नल एंट्रीज करेंगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस ये समझ लो कि हर लाइबिलिटी के लिए एक एसेट क्रिएट होता है, हर एसेट के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अगर तुम्हारा एसेट बढ़ रहा है तो या तो वो कम होगा, लाइबिलिटी कम हो रही है तो बढ़ेगी, वरना एसेट बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट मैच होती है, एसेट लाइबिलिटी दोनों मैच होते हैं। कैसे बढ़ेंगे क्या होगा ये हम लोग जर्नल एंट्रीज़ में सीख लेंगे। बस अब तुम्हारा आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत ईजी सा है, कंजर्वेटिज़म। अब कंजर्वेटिज़म क्या स्टेट करते हैं, देखो पहले मार्क कर लो इसे, ठीक है। अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फर्दर इनकम, हाउएवर दे शुड प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेज, ठीक है। व्हेन देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव वैल्यूज ऑफ एन एसेट एन अकाउंटेंट शुड चूज द मेथड विच लीड्स टू द लेसर वैल्यू। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्व करना, ठीक है। देखो कंजर्वेटिज्म का अगर तुम इंग्लिश मतलब समझो तो बी ऑन द सेफर साइड, सेव करना, बच के चलना, ठीक है। तो यहीं इसमें कह रहे हैं कि देखो भाई जितने नुकसान हुए ना वो तो लिख दो तुम सारे के सारे, लेकिन अगर कोई ऐसा मुनाफा है या प्रॉफिट है जिसके चांसेस हैं भी लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, जैसे मान लो कि तुम्हें लग रहा है कि जैसे अभी देखो, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था ना तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब तुम सोचो तुम दुबई के शेख हो, तुम्हें ये दिख रहा है, लेकिन तुम उस प्रॉफिट को पहले से थोड़ी रिकॉर्ड कर लोगे। मान लो कि तुम रिकॉर्ड कर लो और फिर बाई चांस कुछ ना होता, आई होप जो भी वो वॉर है वो सही हो जाए, लेकिन तुम एग्जाम्पल समझो, तुम ये ना सोचो सर कितने क्रूर है, लोग मर रहे हैं, इनको एग्जाम्पल की पड़ी है। तुम बात को समझो कि वो एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो हो सकता है और तुम्हारा उससे फ़ायदा हो सकता है, बट तुम उसे नहीं रिकॉर्ड करोगे, तुम बी ऑन द सेफर साइड। लेकिन अगर तुम्हें कहीं लॉस दिख रहा होगा कि हाँ यार यहाँ ये नुकसान हो गया, तुरंत उसे रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन तुरंत लोगे, ठीक है। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया। अब तुम लोग सोचोगे कि कोई कोई तो भाई फंक्शन ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, क्योंकि कंपनी एक पॉइंट पे सारे थोड़ी यूज़ करेगी। अब देखो कंसिस्टेंसी का क्या है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट समझना, गोइंग कंसर्न दिमाग में है ना क्लियर? पहले वो एक बार रिकॉल कर लो। चलो पहले मार्क करते हैं, क्योंकि आधा तो मार्क करने पे ही क्लियर हो जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू टाइम, मतलब अपनी एंटरप्राइज को कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टाइम से, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर फॉलोड कंसिस्टेंटली। तुम एक चीज़ बताओ, बहुत ईजी बात है, तुम्हें कंपेयर करना है तुम्हारे घर वालों की नेटवर्थ कितनी है डॉलर में, ठीक है। जैसे मान लो 5 लाख रुपए, तो अब वो डॉलर में कितने हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेट सपोज तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मुझसे कह रहे हो कि भाई मैंने $1000 लेट से कल भर में कमा दिया। मैं कह रहा हूँ वाह यार, ठीक है। अब तुमने $1000 कमा दिया, अब मैं कह रहा हूँ भाई लेकिन मेरे को ना इतना समझ नहीं आता, मेरे को बता दे इंडियन रुपीज़ में कितना है। तो उसने बोला, अब मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर द हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ। तो मान ले उसने बोल दिया 1 लाख रुपए। अब उसने मान लो ये रेट निकाला 40 रुपये के हिसाब से। अब मैंने थोड़ी देर बाद ऑनलाइन देखा डॉलर का रेट था 78, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो 3 दिन बाद वो था 83, फिर थोड़े दिन बाद देखा वो 44 था। मतलब ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में तुम समझ लो ना कि फ्लक्चुएशन में तुम्हें एक एग्जैक्ट आइडिया मिलना मुश्किल है। अब बैलेंस शीट में तुम मान लो एक बार कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ करो, डेप्रिसिएशन तुम 1 साल किसी और तरीके से निकाल लो, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल लो, अगले साल तुम रिटर्न डाउन वैल्यू पे आ जाओ। ये 2 मेथड होते हैं अलग अलग निकालने के, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सोचो कितना केओस हो जाएगा यार। और पिछले साल तुम्हारा डेप्रिसिएशन 10,000 हो रहा है, इस साल तुम्हारा डेप्रिसिएशन एकदम से 15,000 हो रहा है। या फिर तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, तुमने कहीं से लोन ले रखा है, तुम उसको कह रहे हो भैया आज मैं आपको 1% इंटरेस्ट दूंगा इस साल का, ये लो 1,000 रुपये। तुमने ₹1,00,000 का लोन लिया, 1% दे दिया, अगले महीने तुम्हारा खूब प्रॉफिट हो गया, तुमने कहा ये लो भैया 50,000 रुपये, 50% ले लो इस बार, 50% ये से ब्याज है। भैया भी सोचेंगे क्या पागल है, 8% स्टैंडर्ड रेट है वहीं देना मुझे। तो ठीक है, तो हर चीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अकाउंट्स की बुक में एक ही जैसा बार बार होना चाहिए। देखो एग्जांपल भी दिया है तुम्हारे रिटर्न डाउन वैल्यू का, ये डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना।
और साथ साथ आई होप तुम लोग बुक में मार्क और नोटिंग कर रहे हो। अब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, पानी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक्चुअली मैं इससे पहले भी क्लास ले रहा था तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है बेटा, ठीक है। तो चलो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हें कहता है कि फाड़ में गए बाकी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड इफ़ द इफेक्ट इज़ नॉट कंसिडर्ड मटीरियल। मतलब देखो, you know there is a term we say that he is very materialistic, she is very materialistic। materialistic क्या होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से लगाव है, वो दुनिया के दिखावों में, चीज़ों में। उसको गाड़ी चाहिए बड़ी, उसको घर चाहिए बड़ा, उसको महंगे जूते चाहिए, सब चाहिए, उसको मटेरियल चीज़ें चाहिए जो प्रेजेंट है, जो फिज़िकल है। तो वहीं ये कॉन्सेप्ट है कि अगर भाई वो फिज़िकल प्रेजेंट नहीं है, जैसे मान लो मैं तुम्हारे पापा से डील करी, मैं आपसे 10 लाख का सामान खरीदूँगा, वो भी वो वाला जो 200 रुपये में बिक सकता है, लेकिन मैं आपसे 10 लाख में खरीदूँगा। अरे मेरी बोलने का थोड़ी वैल्यू है, जब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा तब तक तुम्हारे पास क्या कन्फर्म। तो वैसे ही ये कहते हैं कि जब तक भाई तुम्हारा मटेरियल ना हो, कन्फर्म ना हो, तब तक तुम उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसको पढ़ना अच्छे से। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। हाय भाई क्या हो रहा है, तुम भी सोचोगे कैसे अजीब से सारे मटीरियलिटी नहीं बोल पाते। हाँ तो ठीक है बेटा, इसको देखना। उसके बाद ख़त्म। ये वहीं आ गया कि ये 3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं। एक सेकंड ना, ये 3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कि ये तीनों तो फॉलो करेंगे ही, ठीक है। ये यहीं पे लिखा है, वहीं बात लिखी है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। स्टेटमेंट्स कुछ नहीं है यार, जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं के बेसिस पे अब तुम रिजल्ट डिराइव करने के लिए स्टेटमेंट बनाओगे ना, लिखोगे डिटेल्स को रेलेवेंटली, ठीक है। रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल गई उससे। अब उसको प्रेजेंट भी तो करोगे। रिकॉर्ड टू असर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पाने के लिए तुम उन्हें लिखोगे ना सिस्टमैटिक ढंग से। बस यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो डिस्कस करते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है? एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तुम्हें क्वांटिटी में जो ज़्यादा यूटिलाइज हो जाते हैं, क्वालिटेटिव मतलब तुम्हारी क्वालिटी कितनी इंप्रूव करते हैं। तो जब तुम स्टेटमेंट नहीं बनाए होते, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर पैटर्न में कोई चीज़ नहीं लिखी होती है, तब तक वो तुम्हें हेल्प करती है, ऑब्वियसली हेल्प करेगी, लेकिन वो उतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी जब तक प्रॉपर फॉर्मेट में होगी। कंपेरिजन ऑफ रेलेवेंस ऑफ कैसे, देखो तुम्हें पिछले साल से कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मेट में दोनों होंगे तो कितना रेलेवेंट होगा ना, कि हाँ चलो यहाँ 12% ग्रोथ थी, यहाँ पे 14% ग्रोथ हो गई, कितना ईजिली हो पाएगा। ये सब ऐसी बकवास चीज़ें हैं, बकवास नहीं है, पढ़ना सब है लेकिन वैसे थ्योरी है, ज़्यादा आती नहीं है, एक बार समझ लेना काफ़ी है। रिलायबल भी होगा क्योंकि तुम खुद, अगर मान लो तुम्हारा बिजनेस है तो तुम्हें पता है ना कि कहाँ कितना सच है क्या है। तो अगर कहीं तुम्हारी बुक्स में कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा, तुम ऐसे केओस में भले ना ढूंढ पाओ, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिया होगा तो तुम कितनी जल्दी समझ जाओगे, तो ये रिलायबल हो जाता है। अब तुम फ्रॉड करना चाहो तो बात अलग है भाई, ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस में तुम खुद को क्यों ही फ्रॉड करना चाहोगे। कंपैरिजन तो ऑब्वियसली आसान हो ही जाता है, तुमने देख लिया, चलो दोनों के चौथे पन्ने पे जाके देखते हैं बैलेंस शीट कैसी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 4 हैं, ठीक है। उसके बाद मटीरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये सब भी वही है, पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना। लिटरली क्लास में डिस्कस करने के वर्थ इट नहीं है। वर्थ इट इसलिए नहीं कि आता नहीं है या काम का नहीं है, वर्थ इट इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिक ढंग से लिखा है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा नहीं है कि समझ नहीं पाओगे। चलो जी, चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा डिस्कस हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनना, ये चैप्टर यहीं ख़त्म, यूनिट यहीं ख़त्म। कैपिटल और रेवेन्यू 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट। अब देखो बहुत ही बिल्कुल, मतलब अगर तुम्हें आज तक एक शब्द नहीं पता ना, तुम्हें कैपिटल भी नहीं पता क्या होता है, तो भी तुम समझ जाओगे। बस बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले तो कैपिटल रेवेन्यू का एक फ़र्क सबने बना रखा है कि 12 महीने से ज़्यादा होने चाहिए। अगर तुम्हारा जैसे खर्चा उस साल उस बैलेंस शीट में कवर हो रहा है, 12 महीने के अंदर कवर हो रहा है, एक एवरेज वे में बोल रहा हूँ, इसको गांठ बांध के नहीं बैठ जाना। मेरे को सारी बातें कंप्लीट करने थे ना, तब दिमाग को समझाना कि हाँ ठीक है, पता चले भाई वहाँ पे पीरियड ही दिया है तुम्हारा, वर्किंग पीरियड दिया 13 महीने का, तुम कह दो नहीं 12 महीने का था सर ने, पेपर में गलत अलग कराओ, फिर मुझे आके गाली दोगे कि सर गलत पढ़ाते हो आप। चलो फिर मुझे आके गाली दोगे सर गलत पढ़ाते हो आप चलो आ जाओ। तो
ये मैं बीच में ऐसी इधर उधर की बातें करता रहता हूँ ताकि एकदम से एग्जॉस्ट होने लग जाऊँ, क्योंकि आई नो क्लास है, सिटिंग है, ऊपर से अभी अभी क्या 12th के बच्चे थे अभी थोड़े टाइम पहले, अभी जाके पेपर देना है एकदम से, कहाँ प्रेशर एकदम से इतना झेलने का मन करता है। आई अंडरस्टैंड यू गाइस, मैं भी आप लोग जैसे ही हूँ, कोई सब ऐसे ही होते हैं बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ भी करते रहो। तो चलो अब बड़े तो हो गए हो ना। तो रेवेन्यू यार 12 महीने से कम होना चाहिए, 12 महीने से कम कैपिटल होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म बड़े समय के लिए काफ़ी ज़्यादा। अब इसको बिज़नेस की तरह समझते हैं, फिर से आ जाते हैं तुम्हारे बिज़नेस पे। अब तुम्हारा बिज़नेस है, इमेजिन करो तुमने नया बिज़नेस खोला, तुमने बिज़नेस खोला है मोमोज़ के बहुत सारे ठेले का, या मोमोज़ खाने का मन कर गया यार, वैसे तुम में से कोई खिला देगा? छोड़ो यार, तुम लोग कहाँ खिलाओगे, चलो। तो मोमोज़ का ठेला तुमने लगाया है, हाँ मोमोज़ तो तुम डेली बनाओगे, कस्टमर डेली आएगा, डेली खाएगा, राइट। तो ये सब तुम्हारा रेवेन्यू हो गया, ये रोज़मर्रा का खर्चा है, ये बिज़नेस का रोज़ का खर्चा है, ये डेली बेसिस पे होगा। तुम ये नहीं कर सकते ना कि अरे 10 लाख मोमोज़ एक ही बार मैं ख़रीद लेता हूँ, बेचता रहूँगा, बेटा ख़राब हो जाएंगे वो, दुकान अलग बंद होगी, लोग फूड पॉइजन अलग हो जाएंगे, मारेंगे अलग, ये सब नहीं करना, ठीक है। तो ये रेवेन्यू है, ये रोज़मर्रा का तुम्हारा धंधे का खर्चा है। ये धंधे का और रोज़मर्रा का ये शब्द क्यों बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हो गया हूँ, इन शब्द पे फोकस करो, इसी पे डिसाइड होगा बेटा कि तुम्हारा रेवेन्यू है कि कैपिटल। ये 12 महीने 13 महीने वाला ये जो लॉजिक बच्चों ने लगाया है, ये गया भाड़ में। रेवेन्यू वो है जो तुम्हारे बिज़नेस का रोज़ का खर्चा, तुम्हारे बिज़नेस की नीड है। कैपिटल वो खर्चा है जो तुम बिज़नेस की सहूलियत के लिए करते हो। अब जैसे तुम्हें लाना है भाई, डेली 20,000 मोमोज़ की सेल है तुम्हारे ठेले पे, नॉट ठेला, यू कैन से तुम्हारी शॉप पे, मेरा ठेला होगा, मैं अपने ठेले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ठेले पे 20,000 मोमोज़ की सेल है, तो मैं सोचा भाई मैं गाड़ी से लाऊंगा 20,000 मोमोज़, ऐसे बाइक पे पीछे लटकाने में ना मज़ा नहीं आता, वाइब नहीं आता, धूम मचाले नहीं करना मुझे, मैं अपनी गाड़ी से चलूँगा, उस पर मस्त गाने वाने चला के मैं आता हूँ। तो अब जो मैंने गाड़ी ली है उसको मैंने बिज़नेस का नाम रजिस्टर करा दिया, क्योंकि मैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उस पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ। लेकिन क्या वो गाड़ी मुझे हर साल बदलनी पड़ेगी, वो मेरा हर दिन का खर्चा है? नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर मैं मोमोज़ के लिए बहुत बड़ी दुकान बनाता हूँ तो वो दुकान मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो सालों साल रिटर्न देगी। एडवर्टीज़मेंट, अगर तुम लोग कभी एडवर्टीज़मेंट देखो जैसे पेप्सी या कोक के, तो वो सालों साल चलते हैं एक एडवर्टीज़मेंट। वोडाफोन वाला कुत्ता कितने साल देखा था तुम सब ने, राइट। तो ये सब तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये सालों साल राइट ऑफ किए जाते हैं, मैं डेप्रिसिएशन 5-6 साल क्लेम भी करूँगा, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब ये एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में बस ये फ़र्क है, एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ, रिसिप्ट जो पैसा मिला। चलो अब बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो गए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोगों को ढंग से समझ में आ गया है कि नहीं। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो सर बोलेंगे शांति से सुनना, बैठ रहो, ठीक है। चलो बस इधर ये एक इलस्ट्रेशन देख लो, ये 2 नहीं देखो, लास्ट की इलस्ट्रेशन देखो, धीरे धीरे वो डिफ़िकल्ट होता रहता है ना, मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ कि देखता रहूँ कहीं बीच में कुछ इंपॉर्टेंट न छूट जाए ना। बेटा वो फोकस मोड होता है ताकि तुम्हारी आँख सिर्फ उस जगह पे पड़े, तो जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना तो एक सेकंड तुम्हें ब्लरी दिखता होगा, वो फोकस मोड अच्छा होता है। तुम लोग भी अपने लैपटॉप पे फोकस मोड रखा करो। चलो MCQ आ गया यार, ज़्यादा नीचे आ गया सर, भी ना बच्चों से भी गए गुजरे सर। चलो बस ये 3 पार्ट के तुम लोग बता दो। अब जब तुम लोग ये कर रहे हो, स्क्रीन को कर दो छोटा, आ जाओ कमेंट सेक्शन पे, मेरा आंसर बोलने से पहले तुम लोग इसका आंसर लिख देना, ठीक है। अब भाई खुद से ऑनेस्टी रखनी है, गलत आंसर लिख दिया बाद में खुद ही लिख देना सॉरी गलत हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइव क्लास नहीं है, आई नो वो एक लाइव क्लास का अलग सीन रहता है, लेकिन खुद से वो रखो, ठीक है। अगर तुम कमेंट नहीं लिखते हो कोई बात नहीं, मत लिखो कमेंट, कॉपी पे लिख देना, मेरे लिखने से पहले, मेरे बोलने से पहले तुम लिख देना, आंसर गलत हो काट देना, खुद को ये समझाना, हम लोग अच्छे से करेंगे बेटा, तभी होगा, ठीक है। ABC कंपनी है, रेस्टोरेंट रन करती है, उन्होंने रेनोवेट कराया अपने ओल्ड कैबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन्स वर इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13, तो इनके 10 से 13 कैबिन हो गए, स्पेस खाली हो गया, एक्सपेंडिचर हुआ है बस 20,000 का। 20,000 का रेनोवेशन कराया है, उसमें कैबिन और स्पेस बढ़ गई है, तो बताओ क्या होगा, कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा, तुम बताओ भाई। स्पेस बढ़ गई है, कैबिन लिया है, तुम खुद सोचो क्या होना चाहिए, राइट। तुम सोचो क्या होगा। 5 सेकेंड और है,
अब देखो बेटा, ये तुम्हारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई नो तुम सब ने सोचा कि भाई 20,000 की रेनोवेशन कराई है, रेनोवेशन तो कई बार करानी पड़ जाती होगी तो रेवेन्यू ही होगा, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन तुम ध्यान से समझो, तुम्हारे कैबिन बढ़ गए हैं, वो तुम्हारी लाइफ टाइम काम आएंगे, ठीक है। 10 से 13 कैबिन हो गए तुम्हारे, स्पेस तुम्हारे पास ज़्यादा आ गई है। तुम अगर कहीं जाते हैं मार्केट में स्पेस खरीदने, जगह खरीदने, तो तुम्हारा कैपिटल होता है ना। तुम देखो तुम्हारा बेनिफिट कैपिटल हुआ है, गेटिंग इट। आई नो तुम्हें सिंपली लग रहा होगा कि क्या भसड़ है। 2 और क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो तुम लोग ये मैसेज व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, कमेंट, जहाँ पे कंफर्टेबल हो कन्वे करना। हमारा काम है, हम तुम्हें क्लियर करने बैठे हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, हमें पता है तुम सब बहुत चालाक हो, मैंने गलती से थोड़ा नीचे कर दिया था, तुमने उसका भी आंसर देख लिया होगा, तब भी डिस्कस कर लेते हैं, ईमानदारी रखना, ठीक है। न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है, इसने कुछ सामान बेचा इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस पे। किस पे? इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस पे। 5 कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, ठीक है, तो इनकी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट हो गई। द फर्म स्पेंड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। तो इन्होंने लीगल खर्चा किया कितने का? 10,000 रुपये का, ताकि इनका वो पैसा वापस कवर हो सके। अब ये बताओ, ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? 5 तक गिनो और बताओ। 1 2 3 4 5। ये अगेन रेवेन्यू नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? ये देखो, इट इज़ नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, ठीक है। ओह सॉरी, मेरे मुंह से रेवेन्यू नहीं है निकल गया ना, ये रेवेन्यू है। और क्यों है ये तुम लोग अब तो समझ गए होगे। देखो तुम्हारे धंधे में तुम्हारा पैसा रिकवर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कस्टमर ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तो अब तुम उस पैसे को रिकवर करने के लिए लीगल खर्चा कर रहे हो। नहीं अभी नहीं, एक सेकेंड ना। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट आंसर तुम लोगों ने देख लिया यार, छोड़ो एक और इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, आज तो गड़बड़ हो गया। छोड़ो, मैं क्रॉप कर दूंगा डालने से पहले। इस पार्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। मिस्टर बलदेव एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज ऑफ मशीनरी। इन्होंने मशीनरी खरीदी है 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मशीनरी। मशीनरी खरीदी अलग है, 40,000 ट्रांसपोर्टेशन के दिए हैं। ईयर एंडिंग इस साल। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के दिए हैं, इस पैसे का क्या होगा बेटा? जब कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो भी कॉस्ट होती है वो किसका पार्ट बन जाती है, ठीक है। हिंट दे दिया है मैंने, अब तुम लोग समझ जाओ। फिर से एक छोटा पॉज लेते हैं, जिसको तुम लोगों ने स्किप ही कर देना है। तो बेटा ये कैपिटल होगा। कैपिटल इसलिए होगा क्योंकि वो तुम्हारे मशीन की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, क्योंकि इस वाले में इतनी मज़ा नहीं आई, राइट। ऊपर से सर ने ये गलत कर दिया, बच्चों को क्या बोलें। अब देखो, 10,000 स्पेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सर ने गलत क्या कर दिया, मुंह से निकल गया, ठीक है। 10,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस डायरेक्टर्स को दिया है ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल एसेट, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। यार ये तो इतना ऑब्वियस हो गया ना, बहुत ऑब्वियस हो गया, इसका आंसर तो मतलब डिस्कस ही नहीं करना, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से तुम्हें कुछ पैसा मिला है। अब ये क्या होगा? अब वो 5 सेकंड वाला गेम नहीं करते हैं, फटाफट सोचो, लिखो कमेंट में। ये होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मल बिजनेस के करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स का पार्ट होता है, राइट। रिसीवेबल वैसे तुम्हारे करंट एसेट का पार्ट होगा, और जो पेबल होता है वो तुम्हारी लाइबिलिटी का पार्ट होगा। कुछ नहीं पता भाई किस बात पे एकदम से सब गलत कराओ कुछ भी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ। सेमेस्टर मतलब पिछली बार क्या हुआ। तो मैं अकाउंट्स की क्लास ले रहा था। अब बैलेंस शीट में ना बेटा एसेट और लाइबिलिटी लिखते हैं ऊपर हेडिंग, और नीचे पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं। एक दिन मैंने क्या किया, फटाफट फॉर्मेट बना रहा था, मैं ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ। मैंने एक तरफ लाइबिलिटी लिख दिया, दूसरी तरफ एसेट लिख दिया। इंसान हूँ यार, गलती हो जाती है, सबसे होती है। तो मैंने लाइबिलिटी गलत तरफ लिख दिया, एसेट गलत तरफ लिख दिया, ठीक है। अब इन बच्चों ने कॉपी कर दिया। अब इनकी लाइबिलिटी में इनकी कार, मोटर, व्हीकल सब आ रहा है, और इनके एसेट में इनका कैपिटल आ रहा है, इनके डेट्स आ रहे हैं, इनका लोन आ रहा है। पूरी क्लास ने गलत कॉपी कर दिया। एक बार किसी ने ऐसे कुछ वो नहीं किया, फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हो गया। थोड़ी देर बाद नहीं रियलाइज़ हुआ, एक्चुअली 1-2 दिन बाद रियलाइज़ हुआ, ठीक है। और ये बेवकूफ़ी एक बच्चा गलती से पेपर में कराया। अब तुम ही बताओ भाई, इंसान है, ध्यान एक सेकंड के लिए भटक के ये गलती
क्लास में 10 बार करोगे, 10 बार क्या 100 बार करो, जितनी गलती होगी आगे याद रहेगी, ठीक है। इंटेंशनली भी मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ। हाँ, जो रेवेन्यू वाली हुई वो इंटेंशनल नहीं थी वैसे, लेकिन इंटेंशनली भी मैं कभी कभी कुछ मिस्टेक करता हूँ कि वो एकदम से कैच हो जाए, अटेंशन का पता चले। अब उस बच्चे ने वो क्लास में अगर उस दिन ध्यान दे ली होती कि ये मिस्टेक हुई है, नहीं, उसने रजिस्टर में गलत ही लिखा होगा, आलसी बच्चा होगा, एक आधी फॉर्मेट नोट किया होगा, बाई चांस उसी दिन का पड़ गया होगा, अब वो लाइबिलिटी और एसेट उल्टा लिखाया। थैंकफुली वो पास हो गया, लेकिन क्यों रिस्क लेना, और वो नंबर कुछ तो कम हुए होंगे ना, राइट भाई। एक नंबर का भी अंदर से वाइब होती है ना कि हाईएस्ट लाना है, अच्छे लाना है, अच्छा स्कोर करना है, क्यों अपना स्कोर फालतू की चीज़ों पे गिराना। अब चलो इस पर आओ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम आया है, किस लिए आया है? अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। अब देखो, अगर तुम्हारे बिजनेस में हर दिन आग लगती है तो बात अलग है, वरना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और रिसिप्ट होगा। सो सॉरी, एक्सपेंडिचर, यार ये पता है मेरी बोलने की आदत है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का ये ध्यान रखना, ये गलती हो भी जाती है, ठीक है, कि कहाँ एक्सपेंडिचर लिखना है, कहाँ रिसिप्ट। जहाँ पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट है, जहाँ जा रहा है वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट तुमने और भी क्लासेस में कहीं ना कहीं ये वाली गलती तो टीचरों को भी करती थी, क्योंकि हम लोग से ही हो जाती है, फ्लो में बोल देते हैं कुछ भी। अब ये देखो, इधर है तुम्हारा कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब इसको समझने से पहले आ जाओ नोट्स पे, एसेट लायबिलिटी समझ लेते हैं और कुछ नहीं। देखो ये तो हम लोगों ने कर लिया, रिसिप्ट कैपिटल लायबिलिटी। हाँ ये देखो, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी देख लेते हैं। ये यहाँ क्या देखना, सीधा वहीं नोट्स में ही देख लेते हैं। ये सारे चैप्टर लाइन से तुम लोगों के लिए लगा रखे हैं बेटा, आज तो पूरा चैप्टर कराएंगे ठीक है। तो चलो, कंटिंजेंट एसेट क्या होता है और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, इससे पहले समझो एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी है भाई तुम्हारा कोई भी कर्जा, एसेट है तुम्हारा कोई भी मुनाफा। अब अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात करें, करंट एसेट हो गया कि तुम्हारे पापा से मैंने 500 रुपये का उधार लिया था, अब वो 500 रुपये उनका एसेट है, वो कभी भी मुझसे वो ले सकते हैं, उनका करंट एसेट है, उनका ट्रेड रिसीवेबल है वो। और वहीं 500 रुपये मेरी करंट लायबिलिटी है, मुझे वो पे करना है, मैं उसके लिए 10 साल नहीं ले सकता 500 रुपये के लिए। ऑब्वियस पे, मतलब ऑब्वियसली समझो ना कि तुम्हारे पापा ने कोई नॉर्मल फुटकर का सामान दिया मुझे, मैं उसके लिए कितना ही टाइम ले सकता हूँ, 5-6 दिन, हफ्ता भर, अगली बार जब सामान लेने आऊँगा तब। तो ऐसे हो गया करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। अब भाई डिस्कस कर लेते हैं एसेट लायबिलिटी नॉन करंट वाले, लॉन्ग टर्म डेट्स और ये सब। पापा ने बैंक से लिमिट ली है, लोन चल रहा है या कुछ भी है, वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। मकान, दुकान, गाड़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा रईस हो, बंगलो, सैफ अली खान जैसे हो तो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ, ये आपके हो गए एसेट्स। अब कंटिंजेंट क्या है भाई? कंटिंजेंट वो है जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है, अभी ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है जी। ये देखो, इसका पता है, तुम लोग एक बार रीडिंग कर लेना और एंड में जब उसके बाद दोबारा पढ़ना हो तो बस ये यूनिट ओवरव्यू पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसमें, पर एक बार पढ़ लेना बेटा। मैं ऐसे शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बताते हुए डर भी लग रहा है कि तुम लोग बेवकूफ़ी ना कर दो, ठीक है। अगर बेवकूफ़ी की किसी ने भी और फिर बाद में आके कोई रोया कि सर ये हो गया वो हो गया, तो बेटा मैं सच बता रहा हूँ, मैं सारे नोट्स मंगा लूँगा, सब कर लूँगा। अगर बिल्कुल ढंग से फॉलो करने का तुम में से कोई रह गया तो मुझ पे भाई तू केस कर देना, लेकिन ढंग से पढ़ना, ढंग से पढ़े बिना अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी उसके बाद मुझ पे कोई बोला तो ये सब मैं नहीं झेलता। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि अगर तुमने मुझे फॉलो किया है तो तुम हुए हो पास। अच्छे नंबर बुरे नंबर हमारे हाथ में कभी नहीं होते, हम सेम समझाएंगे। अगर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तुम एक बार ना बोलना थैंक यू सर, मत देना मुझे क्रेडिट, पूरा क्रेडिट तुम्हारा मेरे भाई। लेकिन जो बेसिक है कि पास सबको होना, वो क्रेडिट मेरा मैं लूँगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे करना चाहिए, वो मैं करूँगा। लेकिन तुम्हारा काम है फॉलो करना, ठीक है। मैं गारंटी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे ना भाई, पास होना तो कुछ नहीं है, समझ जाओ बस, समझ जाओ। ज़्यादा बोलेंगे तुम लोग उड़ने लग जाओगे, ठीक है। अ पॉसिबल एसेट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर अकरेंस। अकरेंस के बाद ही उसकी एग्जिस्टेंस कन्फर्म होगी। नॉन अकरेंस ऑफ द वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। अब देखो, तुम्हारा ये एसेट होगा कि नहीं, ये तुम्हारी फ्यूचर की किसी ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो हुई कि नहीं हुई। इसको ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं तो शायद थोड़ा बेटर समझ में आए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल एकदम से मेरे मन में कोई आ भी नहीं रहा है, ठीक है। हाँ चलो, ये वाला एग्जांपल मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था। चलो इधर आ जाओ, पहले एग्जांपल सुनो तुम लोग, एग्जांपल ध्यान से सुनो। मान लो मैंने
आपसे कहा कि भाई आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आप तुम्हारे पास मान लो वो है, तुम लोग एलविश यादव को जानते हो, तुम लोगों के पास पोर्शे है उसके जैसे, ठीक है। अभी पीछे बिग बॉस जीता है, बहुत ज़्यादा भाई इंस्टा पे वायरल हो रखा है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास पोर्शे है, अब तुम्हारी पोर्शे मैंने कहा कि एक दिन के लिए मुझे दे दो प्लीज़। तो तुमने कहा ठीक है सर, 20,000 रुपये रेंट लगेगा, और कोई भी नुकसान कहीं ठुकी ठाकी तो अब भैया आपने नुकसान किया, आप भरपाई करोगे। 20,000 रुपये में ये गाड़ी नहीं बनती, करोड़ों की है, पता है भैया आपको, इसमें तेरा घर चला जाएगा, आपने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा बेटा समझो सर, ऐसे कोई ज़्यादा थोड़ी कमाते हैं, नॉर्मल से सर हैं तुम्हारे, क्या ही होगा एक CA की कितनी कमाई होती है, ठीक है। तो आपने कहा सर ये सब मुझे नहीं पता। तो मैंने भी कहा छोड़ो यार, चलो 20,000 देते हैं, अपनी फ्रेंड को लेके जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो सर के अपने कारण से आपको प्रॉफिट कमाना था, आप सर लेके गए, वहाँ पे रास्ते में भाई गाड़ी बंद हो गई। अब सर को समझना है, सर ने कभी इतनी महंगी गाड़ी देखी नहीं, उनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने तुम्हें कॉल किया, तुम सर पे चढ़ बैठे, ऐसे कैसे गाड़ी बंद कर दी, ये है वो है, पूरे पैसे चाहिए, 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 20 लाख के 20 लाख तुम दोगे, ठीक है। अब सर ने कहा भाई सर्विस सेंटर दिखाते हैं पहले, फिर सुनेंगे आपके। अब सर्विस सेंटर गए तो आपने सही कहा था, खर्चा तो 20 लाख का आ गया, लेकिन यार बात यह है कि अब ये खर्चा आया क्यों। सर तो नॉर्मल गाड़ी चला रहे थे, सर ने तो एक्सीडेंट किया नहीं, सर ने किया होता तो ऑब्वियसली सर पे आना था, सर ने किया नहीं तो हुआ गया। तो सर को भाई जानने की हो गई वो जिज्ञासा, सर ने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, गाड़ी बहुत टाइम से सर्विस नहीं हुई थी, ये था वो था, कोई भी रीज़न देते, नॉर्मल वेयर एंड टेयर के चक्कर में बंद हो गई, कुछ भी। हाँ नॉर्मल, अब पता है तुम लोग कमेंट में स्पैम ना करें, ऐसे नॉर्मल वेयर एंड टेयर में 20 लाख रुपये हाइपोथेटिकल अमाउंट है, तुम 10,000 रुपये लेके चल लो अब, ठीक है। मेरे को फालतू नहीं, मैं एग्जाम्पल पे ध्यान लगाना, तुम फालतू के डिस्कशन पे ना बैठ जाना, ठीक है। तो अब जो भी तुम्हारा अमाउंट थी, अब सर ने तो भाई बोल दिया हम तो नहीं देंगे क्योंकि भाई ये गलती तुम्हारी है। तो ये हो गई मेरी कंटिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि तब तक तो मेरे अंदर तक डर था ना मुझे कि मेरे सर पे ये खर्चा ना आ जाए भाई फ्री फंड का। ऐसा ही तुम लोग ने भी कभी कभी एक्सपीरियंस किया यार, फ्री फंड का ये खर्चा आ रहा है, या फ्री फंड में कोई पैसा आ रहा है तो खलता नहीं है वैसे, लेकिन हाँ जा रहा है तो खलता है। तो वो समझ लो कि जिसकी मतलब तुम्हें अभी नहीं पता कि आएगा कि नहीं, जिसकी संभावना है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे सर के पास संभावना थी कि यार ये 20 लाख रुपए का खर्चा सर पे आ सकता है, तुम्हारे पास संभावना थी भाई 20 लाख रुपए का खर्चा अपने सर से निकल लेगा, क्योंकि तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हें काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं कर रहा हो, चालाक, सर को फंसा दिया। चलो समझ गए अब क्या कहना चाहता हूँ मैं। समझ में आया सर, असली में कभी गाड़ी मांगने आओ ना प्लीज़, आपको पक्का वैसे ही देंगे। अब देखो अब है यार अकाउंटिंग पॉलिसीज़, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का क्या सीन है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं भाई 3 चीज़ पे बेस, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। और ये तुम्हारा 2-3 पन्ने की होती है, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि इसकी रीडिंग अभी मत लगाना यार। देखो मैं तो तुम्हारा सिलेबस कम करने के मूड में हो ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम हर चीज़ इतनी ज़्यादा पढ़ो कि मतलब पेपर देखो और तुम्हें, लेकिन इसको थ्योरी साथ पढ़ना, अभी मत पढ़ना, ठीक है। तो मैं हो कि सर ऐसे तो आप आधा सिलेबस अपने मन से खा जा रहे हो, लिख देना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ट्रीट करना जैसे सर को पैसे दे रहे हो, सर एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई मैं तो A3 से ले रहा हूँ ना, इस बात को हाईलाइट नहीं करना, तो भाई मेरा तो फ़र्ज़ है पढ़ाना। अब आ जाओ इधर आ जाओ, पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ क्लास में। आ जाओ बच्चों, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, प्रिंसिपल और अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। आ जाओ यार, यूनिट 6 को इधर से देखते हैं, नोट्स में सर ने कुछ डाला होगा। नहीं ये 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं था, बट अभी नहीं लेते हैं, अभी कितना ही टाइम हुआ है, अभी क्लास करते हुए हम लोग को मुश्किल से हुए हैं 53 मिनट्स हुए हैं, 50 मिनट के आसपास की क्लास हुई है, अभी क्या ब्रेक लेना है। 1 घंटे पे हम लोग एक ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ तो इग्नोर करनी थी, इधर आ जाओ, हाँ ठीक है आ जाओ मेजरमेंट डिसिप्लिन पे आ जाओ, एक सेकंड एकदम से कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। अब आ जाओ वैल्यूएशन और इन पे डिसिप्लिन पे आ जाओ, रुको देखते हैं इस पर क्या क्या। वैसे तो नोट्स में इसमें 4 पॉइंट होते हैं, नोट्स में 4 पॉइंट हो गए एक बार, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि नया सिलेबस है ना तुम लोगों का, मैंने एक बार गो थ्रू तो पूरा किया था, लेकिन फिर से एक बार कंफर्मेशन से बेटर क्या ही रहेगा। इसमें भी कुछ नहीं, ठीक है। ये 4 तुम लोग को पढ़ना है, बाकी वो थ्योरी का पार्ट है, तुम लोग को तो वो सब पढ़ना है, ये 4 समझने हैं। ठीक है,
और ये बीच बीच में जब मैं सिलेबस देख रहा हूँ तुम लोग का तो ब्रेक ही हो रहा है बेटा, मानोगे थोड़ी। ठीक है, तो अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन 4 टाइप्स होते हैं यार, हिस्टोरिकल होती है, करंट होती है, ये क्या हुआ, रियलाइजेबल होती है और प्रेजेंट होती है। तो देखो अब ये ऐसे ही एज इट इज़ नोट कर लो, मैं बुक से भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी, तुम बस इस चीज़ को ऐसे नोट कर लो ताकि ये तुम्हें 4 टाइप ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है तुम्हारी खरीद, हिस्टोरिकल कॉस्ट तुमने जिस पैसे पे ख़रीदा, पैसे नहीं पैसे, जिस पैसे पे ख़रीदा वो तुम्हारी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। भाई मैंने 5 लाख रुपए में ये गाड़ी ख़रीदी, आज चाहे 10 की हो चाहे 2 की, मेरे 5 लाख रुपए लगे थे, समझे। करंट कॉस्ट हो गई आज की कीमत, तुमने 5 लाख में वो गाड़ी खरीदी थी, आज उसकी कीमत 20 लाख रुपए हो गई है भाई, समझ रहे हो। विंटेज कार खरीदी थी तुम्हारे पापा ने, आज 100 साल बाद वो हो गई है 20 करोड़ की। पार्टी देना सच में ऐसा कुछ हो जाए तो, ठीक है। तो ये तुम्हारी खरीद है, ये तुम्हारा आज का दाम है। हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट तो बहुत ईजी है, क्लियर हो गया होगा। इसको लिख लो, ऐसे ही लिख लो खरीद, ऐसे ही लिख लो आज का दाम। उसके बाद रियलाइजेबल वैल्यू, आज भी इतना पैसा मिल सकता है। अब सर ने ऐसा क्यों लिखा, आज का दाम और आज भी इतना पैसा मिल सकता है, भाई क्या फ़र्क है। रियलाइजेबल वैल्यू है जिस पैसे पे आज ये चीज़ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल बिजनेस में, देखो इसको बुक में इसका एग्जांपल दिखाते हैं, बहुत बढ़िया है, मेरे को याद है जो एग्जांपल था वहीं देखते हैं हम लोग। हाँ ये देखो रियलाइजेबल वैल्यू का एग्जांपल देखेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू का एग्जांपल वो मस्त एग्जांपल है, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तुम्हें ध्यान से सुनना उस एग्जांपल को। देखो ये रियलाइजेबल, अरे यार तो पता है बैड नेचर से काम कर रहे हैं, हाँ ये रहा, ठीक है। तो मिस्टर एक्स को पता चला कि 20 लाख रुपए की अगर वो मशीन आज की डेट में ख़रीदेंगे तो पड़ेगी, रुक जा। सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कैन गेट 20 लाख रुपीज़ इफ़ ही वुड सेल द मशीन परचेज, ठीक है। 20 लाख रुपए आज की डेट में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2011 में उन्होंने 7 लाख रुपए दिए थे, जो आज की डेट में उन्हें 25 लाख की पड़ेगी, मतलब 25 लाख की नई मशीन ख़रीदेंगे तो पड़ेगी, 25 लाख की, ऐसे समझो ये तुम्हारी BMW समझ लो, 25 लाख की नई गाड़ी आएगी, 2011 में 7 लाख की थी। अगर लड़कियां रिलेट कर रही हैं तो यार मेकअप तो इतना महंगा नहीं आता, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए गाड़ी से भी ये लेट कर लो, ठीक है। तो 25 लाख की भाई नई गाड़ी आएगी, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू मॉडल, 20 लाख का अपना पुराना मॉडल जाएगा मिस्टर एक्स वाला, ठीक है। और 7 लाख रुपए में मिस्टर एक्स ने वो गाड़ी ख़रीदी थी जो आज 25 की है। तो 7 लाख थी इनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, आज की करंट कॉस्ट क्या है, 25 लाख है, आज का दाम है 25 लाख, लेकिन इनकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 20 लाख रुपए, क्योंकि इनकी सेकेंड हैंड है बेटा, समझ लो। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है लोन का, ठीक है। मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही हैड नो मनी टू पे फॉर द बैंक लोन ऑफ 5 लाख करेंटली, ठीक है। 5 लाख का एक लोन है जो वो अभी नहीं दे सकते हैं, जिस पे इंटरेस्ट भी लगा है, पर 5,000 एनुअल इंटरेस्ट लगा 90,000 रुपये का, ठीक है। तब इसकी तुम रियलाइजेबल वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 5 लाख होगी। क्यों, ध्यान से समझो, इसकी करंट कॉस्ट तुम्हारी अलग है, रियलाइजेबल वैल्यू तुम्हारी अलग है। करंट कॉस्ट होगी तुम्हारी 5,90,000, जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलेगी तुम्हें उतने का पड़ रहा है भाई आज की डेट में, ठीक है। लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू वो है तुम्हारे बिजनेस के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। अगर तुम्हारा नॉर्मल ऐसे कि मान लो कि तुम्हारे पास नॉर्मली तो तुम्हारे पास पैसा होता है ना कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आज पैसा नहीं है, कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से आज तुम वो चीज़ 20 लाख से कम की, जैसे मान लो तुम्हारे घर की कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 5 करोड़, या मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 20,000 रुपये, ठीक है। मेरे एक छोटा सा प्लॉट है, उसी पे मैं रहता हूँ, उसी पे ये लैपटॉप है, उसी पे हम लोग ये क्लास करते हैं, उसी में सो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो वो 20,000 रुपये उसकी कीमत है पूरी। आम अचानक कि सर हमें बताओ कहाँ है, हम खरीद ही लेंगे, 20,000 का है तो, ठीक है। तो 20,000 की प्रॉपर्टी है, तो अब मान लो कि मुझे एकदम से इमरजेंसी पड़ गई, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने वो 15,000 में बेच दिया। तो भाई 15,000 में मैंने बेचा तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 15,000 नहीं है, उसकी 20 ही है। वो तो मेरी दिक्कत थी जो मैंने 15 में बेची। वैसे ही लोन की कीमत 5 लाख की है, वो तुम्हारी दिक्कत थी कि तुम्हें अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा 90,000 रुपये, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। आई गेस ये बात समझ में अब आ रही होगी, अगर नहीं आती है तो इस कॉन्सेप्ट को तो बेटा बिल्कुल याद से पूछना है, समझना है, बार बार पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट वीडियो रिपीट पे देखो, जैसे भी ये कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है यार, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्थ इंक्रीजिंग।
ये देखो बहुत सीधी सीधी बात है, तुम्हें मैं आज 1 लाख रुपए दूँ और 1 साल बाद 1 लाख रुपए दूँ, क्यों मत पूछना, क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूँ, तो सिर्फ इमेजिन है, तो बेटा 1 लाख रुपए ले लो, ठीक है। मैं तुम्हें आज 1 लाख रुपए दूँ या 1 साल बाद दूँ, क्या लेना पसंद करोगे? अगर तुम 1 साल बाद लेना बात पसंद करोगे तो बेटा अभी फाइनेंशियली तुम ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो। देखो आज तुमने 1 लाख रुपए लिए, तुमने उन्हें ब्याज पे लगा दिया, राइट, 8% का ब्याज भी कमा लिया या 12% का, जितना भी। अब तुमने भाई शेयर मार्केट पे लगा दिया, तुमने 50,000 रुपये बढ़ा लिए, तुम थे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, समझ रहे हो, स्टॉक में लगा लिया, मस्त पैसा कमाया। और तुमने 1 लाख 1 साल बाद लिए, तुम्हारे 1 लाख के 1 लाख है, तो आज जो तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए की वैल्यू है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख की 1 लाख से कम हो जाएगी। पहली बात तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, लेकिन उसको हम लोग इसमें अभी नहीं इंक्लूड करते। ऊपर से तुम्हें 1 साल बाद मिले ना, जो तुम उसमें ब्याज 18% 18,000 रुपये कमा सकते थे, वो अब तुम नहीं कमाओगे, समझ रहे हो, ये बात है। तो अब ये तुम्हारा कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है सिंपल, क्यों? क्योंकि इससे ये फॉर्मूला निकला है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + I की होल पावर n, ठीक है। अब ये n नीचे बन गया, सर ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये n नीचे नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। जब नोट्स तुम लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे तभी गलती ठीक कर दी जाएगी। अभी यार मेरे पास कीपैड आज है नहीं, वरना मैं यहीं पे लिख देता, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद ये होता है एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? जैसे मान लो तुमने लोन लिया है बैंक से, तुमने आज ले लिया बैंक से 10 लाख रुपए, अब तुम्हें हर साल 1-1 लाख रुपए देने हैं 12 साल तक। तो तुम तो कहोगे भाई 10 लाख का लोन है, 12 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचो कि 10 लाख तुम्हारे पास आज हैं, 12 साल, तुम 12 साल में दे रहे हो 12 लाख रुपए, तो हर साल तुम 1 लाख रुपए दे रहे हो। अगर 10% वैल्यू कम हो रही है तो पहले साल वाले 1 लाख रुपए की वैल्यू अब अगले साल 90,000 दोगे तुम, क्योंकि तुम 1 साल बाद 1 लाख रुपए दोगे, तो उनकी आज की डेट में वैल्यू 90,000 है। इसको बुक में देखना, क्वेश्चन है एन्युटी का, उन्होंने किया हुआ है, एन्युटी का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी उन्होंने लिखा हुआ है पूरा एक साथ का। चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है, इसको समझते हैं। ये समझ में वैसे आ गया, देखो मनी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन तुमने पैसे दिए 2023 में, 2024 में, 25 में, तो हर साल तुमने दिए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। प्रेजेंट वैल्यू के इस फॉर्मूले से तुमने प्रेजेंट वैल्यू निकालिए कि आज की डेट में से 1 लाख की वैल्यू क्या है। भाई 70,000 रुपये से भी कुछ कम आती है, और 2024 में अगर 1 लाख देंगे तो उसकी और कम है। हर साल जैसे जैसे तुम साल बढ़ाते जाओगे उस 1 लाख की वैल्यू कम होती जाएगी ना, क्योंकि तुमने वो इंटरेस्ट नहीं कमाया जो तुम कमा सकते थे, ठीक है। तो जो तुम्हें लोन मिला, जैसे ये शायद 5 लाख का लोन है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4,19,000 है जो तुम बैंक को दे रहे हो, तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, ऐसे समझो, समझ गए ना। अभी भी अगर नहीं समझे तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से थे या फिर तुमने अकाउंट्स मैथ्स कुछ भी ऐसा नहीं किया था, ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ रहा हूँ बेटा, तुम्हें ये अभी नहीं समझ में आएगा। मैथ्स में इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, मैथमेटिक्स में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अभी नहीं समझ में आया छोड़ दो, एक बार और ट्राई करना, ज़्यादा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी अकाउंट्स में काफ़ी क्लासेस तक तुम्हारा काम नहीं आएगा, और जब तक काम आएगा तब तक तुम्हें मैथ्स भी समझा दी जाएगी, ठीक है। चलो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। इसमें जो है AS 16 AS 19 सारे स्टैंडर्ड्स दिए हैं, तुम्हें स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने, लेकिन बाकी डिटेल स्टैंडर्ड्स आए कैसे, क्या है क्या नहीं, ये सब तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर 7 है, ये तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हें ही पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, और ये रटना है बेटा। इससे आता है थ्योरी क्वेश्चन आता है, अच्छे नंबर देके जाते हैं, इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। चैप्टर 1 में तुम्हारा जितना भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट था पूरा का पूरा समझा दिया। चैप्टर 2 हम लोग अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 चिंता मत करो, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, पूरा आज करेंगे नहीं। चैप्टर 2 का बस एक टॉपिक आज कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 भाई आज चालू कर लेते हैं। समझो चैप्टर 1 तुम्हें समझने में हो सकता है अभी 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओ, लेकिन अब जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो 1 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना क्लास में लगा उतना ही लगेगा। तो कुछ होमवर्क भी ले जाओ ना बेटा, चैप्टर 1 में कुछ खास क्वेश्चन है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। 1 यूनिट 2 यूनिट से ज़्यादा नहीं करेंगे चैप्टर 2 की, आई प्रॉमिस, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी तुम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस थोड़ी करोगे, ठीक है। अब हम लोग ले रहे हैं ब्रेक, और इधर सुनो, जितने बच्चों ने बटन दबा के भागने का सोचा है, ब्रेक में तुम लोग क्लास में रहोगे, मैं 5 मिनट चुप हो जा रहा हूँ, मैं गाना लगा दूँगा, मस्त अच्छे से वो गाना सुनना, फुल ऐश करना, और जब वो गाना सुन लोगे उसके बाद क्लास वापस स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्मल सी क्लास फिर से चलेगी। फ़ोन उतनी दूरी पे रख दो, अपना टहलो, एक चक्कर मारो, पानी पियो, क्योंकि बेटा तुमने एक बार क्लास बंद कर दी ना, तुम्हें दोबारा खोलना ही कल याद आएगा। इंस्टा पे मस्त तुम क्या देखते हो सबको पता है, वहीं देखते देखते तुम रात कर दोगे, ठीक है। सीरियस होने का टाइम आ गया, अभी भी वक्त है।
हम लोग सीए निकालने वाले हैं बेटा, छोटा एग्ज़ाम थोड़ी है। ठीक है चलो, गाना अब सर की पसंद से ही सुनो, क्योंकि सजेशन तो यहाँ ले नहीं सकते। बताना कैसा लगा मेरा गाना। मेरा गाना नहीं, मतलब मैं गाना तो लगा दे रहा हूँ। ठीक है तो अब गाना चलेगा, अगले 10 मिनट तक तुम लोग का ब्रेक है। तेरी अखियां वेख के चन्न शर्माने, तारे भी देख के लुक छुप जाने। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे, तेरी जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी हीर सोनी, तू मेरी पीर सोनी, जाने है तेरी दिल तेरा है मेरा, तू ही तकदीर सोनी, तू मेरी है पागल जैसे बस तुमसे प्यार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल पे वार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। बेखबर है दिल ये नहीं जाना है, क्या है क्यों है क्या खबर है, मैंने क्या तुझे माना है। राजा हीर वाली बातें करना मैं पाऊं, पर इतना पता है मुझे, हाँ तेरा मुझे तकना, यूं तेरे संग रहना लगे मेरा जहां। बातें तेरी जीना दुश्वार करे, तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है जैसे दुआ, जानिए दिल तुमसे प्यार करे, तेरी जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे, तेरी जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी अखियां वेख के चन्न शर्माने, तारे भी देख के लुक छुप जाने। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे, तेरी जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी हीर सोनी, तू मेरी पीर सोनी, जाने
तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नहीं। हाँ जी, क्या हाल है? तो गाना पसंद आया आप सबको? आई गेस आया ही होगा। चैप्टर 1 देख देख के बोर हो गए हैं, चैप्टर 2 चालू करते हैं। 15 मिनट, बस 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चैप्टर 2 थोड़ा सा पार्ट पढ़ाऊँगा आज बस। देखो जर्नल एंट्रीज जैसे इसको आती है, 1 मिनट ला आप भी सुन लो, क्योंकि करनी तो है ही। गोल्डन रूल देख लेते हैं पहले, हम सबको पढ़ाए जाते हैं। बच्चों के ग्रुप ना, गोल्डन रूल देख लेते हैं पहले, हम सबको पढ़ाए जाते हैं। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो क्या होता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल का मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ आप लोग लिख लेना, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये रियल का है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ये नॉमिनल का है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर पर्सनल का है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ये रियल का है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ये नॉमिनल का है, ठीक है। बहुत फ्लो में भाई, मैंने तुम्हारे चक्कर में बोला ऐसे गाते हुए लय ताल में। बाकी अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो ये जो यहाँ लिखा है इसको नोट कर लेना, बस नोट करना ज़रूरी है। अब रियल, नॉमिनल और पर्सनल ज़्यादातर सबको पता है, मुझे पता है। ये तुम्हारा बेसिक जर्नल एंट्री का रूल है, इसी रूल पे पूरी जर्नल एंट्री बनी है। इसी रूल पे तुम्हारे 10 से ज़्यादा नंबर हैं, 10 से ज़्यादा। इतनी सी बात पे तुम्हें जितने अच्छे से आती हो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई मजाक नहीं। और जर्नल एंट्री में साथ में नीचे नोटेशन लिख कर आना है, हर एंट्री के लिए लिख कर आना है। एग्ज़ामिनर को मार्क्स काटने का कोई मौका नहीं देना, ठीक है। अब रियल, नॉमिनल और पर्सनल, सबसे पहले हम लोग पर्सनल डिस्कस करेंगे। पर्सनल बेटा, पर्सनल होते हैं हम लोग, नेचुरल हम लोग। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे पापा से 500 रुपये लिए, तो तुम्हारे पापा के पास मेरे पे तुम्हारे पापा का 500 रुपये का कर्जा है। मेरे पे किसका कर्जा है? जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पापा का नाम है XYZ, तो XYZ का कर्जा है मेरे पे। XYZ के लिए मैं उज्ज्वल सर उनको 500 रुपये देंगे। उज्ज्वल सर उनके कर्जदार हैं, ठीक है। तो उज्ज्वल सर लिखेंगे, उज्ज्वल लिखेंगे ना, वो मतलब वो सर क्यों लिखेंगे यार, वो मुझसे पढ़ते थोड़ी हैं। हाँ, तो वो उज्ज्वल लिखेंगे ना, तो वो हो गया एक नेचुरल पर्सन। ये तुम्हारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। अकाउंट ये मेंटेन किए जाते हैं, इसलिए ये पढ़ाया जाता है। तुम में से कोई कैसा डेटर लिखते हैं? डेटर तो डेटर नहीं लिखते हैं बेटा, डेटर का नाम लिखते हैं। अगर डेटर का अकाउंट बनाएंगे, मेरे 10 डेटर हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा डेटर का कितना है? तो हर डेटर का अकाउंट बनता है। क्योंकि ये चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में मैं सुनता हूँ, तो मैं वैसे ही तुम्हारे ये बेकार वाले डाउट क्लियर कर देता हूँ। बाकी तुम लोग को जितने बेकार अच्छे जो डाउट हैं, तुम नहीं डिसाइड करोगे बेकार है कि नहीं, तुम सारे पूछोगे। डाउट पूछने से क्या शर्माना, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो तुम्हारे असली में पर्सन नहीं है, लेकिन पर्सन की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, एक इंसान की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। जैसे देखो यार, बैंक का कर्जा है मुझ पे, ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बैंक से लोन लिया है, बैंक कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो भी लीगल एक्शन लेगा ना हमारे खिलाफ अगर हम पैसा नहीं देंगे, तो वो एक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। रिप्रेजेंटेटिव हो गया सरकार, मान लो ये इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सब, क्योंकि ये भी पर्सन की तरह ही प्रॉपर एक्ट करते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। ये सब हो गया पर्सनल लेन देन का, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट पे आता है। नॉमिनल अकाउंट तुम्हारे वो अकाउंट हैं जो हर साल क्लोज होंगे, ठीक है। गोइंग कंसर्न अभी पढ़ा था ना, तो एंटिटी तो तुम्हारी गोइंग कंसर्न है बेटा, चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन पीरियोडिकली आपको हर बार बैलेंस शीट और सब बनाना पड़ेगा ना, तो नॉमिनल अकाउंट तुम्हारे क्लोज होंगे। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तुम्हारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस और रेवेन्यू। ये सब तुम्हारे रेवेन्यू, गेंस, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ये सब तुम्हारा क्या है? ये सब तुम्हारा कैपिटल नेचर का है कि करेंट नेचर का है? ध्यान से सोचो, ये सब करेंट नेचर का है। करेंट नेचर का है तो ये हर साल क्लोज होगा। करेंट नेचर हर बिजनेस ट्रांजैक्शन पे होता है, राइट। हर साल नए बनेंगे, हर साल एंड में क्लोज होंगे। ये है नॉमिनल। रियल अकाउंट्स में सिर्फ तुम्हारे एसेट आते हैं। सर तो लायबिलिटी नहीं आती क्या? नहीं बेटा, लायबिलिटी नहीं आती। लायबिलिटीज़ पर्सनल अकाउंट में सारी कवर हो जाती हैं, ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है। चलो 4-5 डिस्कस करके देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट, भाई किसी का पैसा लिया है, तुम उसका अकाउंट बनाओगे, वो तुम्हारा हो गया ना नेचुरल पर्सन, ठीक है। शेयर होल्डर्स, पैसा दिया उन्होंने, वो कंपनी के मालिक हैं, हो गया ना वो तुम्हारे शेयर होल्डर्स पर से नेचुरल पर्सन। अब वो नेचुरल नहीं लिखते हो, रिप्रेजेंटेटिव लिखते हो, क्योंकि तुम शेयर होल्डर्स लिखते हो, तुम्हारे एक बंदे का नाम नहीं लिखते, ठीक है। ऐसे समझो। आई होप
आई होप आई एम वेरी क्लियर। इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एक ही डिस्कस करेंगे, एक इलस्ट्रेशन। और अगर किसी को कोई भी इलस्ट्रेशन में डाउट होगा तो एक इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहली बार है तुम लोग के लिए हैवी ना हो। बाकी मेरे को कमेंट में बता भी देना कि सर लेक्चर हैवी था तो आगे से छोटे छोटे बनाएंगे, या सर लेक्चर हैवी नहीं था तो बेटा हम भी और बड़े बड़े बनाएंगे, हमको थोड़ी कोई दिक्कत है। हम तो इससे पहले 4 घंटे की क्लास लेकर आए यार, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम लोग के जर्नल एंट्रीज़ के लिए जो नया बच्चा आया या जिसको जर्नल एंट्रीज़ में ये रियल नॉमिनल पर्सनल में दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ बच्चों को होती है यार, कुछ नहीं पढ़ते हैं बेसिक ढंग से तो उन्हें दिक्कत होती है। मैं तुम में से एक था, आई अंडरस्टैंड यू गाइस, ठीक है। और मैंने कर लिया, तुम भी कर लोगे, हिम्मत नहीं हारना। तो देखो बहुत ही ईजी मेथड है, डेबिट जो भी आया और क्रेडिट जिसके बदले आया। भाई जो आया वो मेरा डेबिट, जिसके बदले आया वो हो गया क्रेडिट। जैसे मंदिर गए, प्रसाद मिला तो मिला, दान पेटी में जो चढ़ा है वो क्रेडिट हो गया, प्रसाद जो मिला वो डेबिट हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे समझो, जो आया जिसके बदले आया। अब ये मंदिर वाला एग्जांपल मैं भाई, ठीक है, आई एम उज्जवल सर, तो कोई ऑफेंड नहीं होना, जय श्री राम, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए यूट्यूब पे। तो चलो, कार परचेज़ कर ली भाई हमने, ठीक है, कार परचेज़ कर ली। हमारे पास क्या आई, हमारे पास आई गाड़ी, लैम्बोर्गिनी परचेज़ करी हमने, लैम्बोर्गिनी आई है। तो बदले में क्या लगा, अब इतनी बड़ी गाड़ी भाई कैश में मत खरीदना, ठीक है, इनकम टैक्स से बुला लिए जाओगे। तो हमने ख़रीदी बैंक से, पैसे वैसे दे के पूरे लीगल पैसे अपने अकाउंट से ख़रीदिए, टू बैंक, ठीक है। ये यहाँ पे टू लिखना चाहिए था, टू बैंक, ठीक है। ये तुम्हारा क्रेडिट हो गया, ये तुम्हारा डेबिट हो गया। ये डेबिट का ये डीआर लिखते हैं, ऐसे इतने बेसिक्स तो पता होंगे भाई, मैं इतनी डिटेल में अब समझता हूँ कि तुम्हें आता होगा। बैड डेट्स पेड, बैड डेट्स पेड मतलब कि तुम्हारे बैड डेट थे, तुम्हारा पैसा मर गया था। जैसे मैं तुम्हारे पापा के 500 रुपये लेके भाग गया, तो 500 रुपये के लिए वो यहीं कहेंगे भाई छोड़ो जान दो, क्या कर सकते हैं, है ना। फिर मेरे को एकदम से लगा एक दिन कि नहीं यार, अच्छे अंकल हैं, अंकल के पैसे नहीं मारने चाहिए, और ऊपर से क्लास में बच्चा गाली दे रहा है मुझे डेली, अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो कहोगे ना डेली सर 500 रुपये लेके भाग गए, तो ठीक है। तो भाई देखो, अब मैंने तुम्हें पैसे वापस दे दी, तो अब मेरी एंट्री छोड़ो, तुम अपने पापा के लिए सोचो। पापा क्या कहेंगे, भाई 500 रुपये आया, पैसा आ गया, ठीक है, 500 रुपये आ गए, बदले में क्या किया, कुछ नहीं किया, पैसा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बैड डेट था ना, तो बैड डेट हटाओ, वो 500 का बैड डेट तो है नहीं, तो बैड डेट क्रेडिट हुआ। बैड डेट के बदले उन्हें क्या मिले, 500 रुपये बैंक की 500 रुपये आए, ये डेबिट और बैड डेट क्रेडिट। बेटा मैं बहुत ज़्यादा इससे बेसिक से मुझे नहीं पता कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग के लिए कोई डाउट होगा तो मैं फिर से क्लियर करूँगा। अच्छे से समझने की कोशिश करो, जहाँ जो हो बताते रहो, ठीक है। ध्यान से सुनो पहली बात, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम किल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब देखो, लोन ग्रांटेड को तुम ऐसे समझो कि बैंक ने तुम्हें लोन दिया है ना। अगर तुम्हें लोन दिया तो तुम्हारे पास क्या आया, तुम्हारे पास आ गया पैसा, क्या आ गया, पैसा आ गया, कैश आ गया। किसके बदले आया भैया, किसी के बदले नहीं आया। तो फ्यूचर में तो पैसा देना है ना, फ्यूचर में पैसा देना है तो टू लोन के नाम से निकालो, क्रेडिट है कि फ्यूचर में ये टू लोन देना है। फ्यूचर में क्या करेंगे, लोन को डेबिट कर देंगे कि फ्यूचर में पास क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमारा तो पैसा जा रहा है भैया। पैसा क्या जा रहा है, जो पैसा पहले लिया था वो जा रहा है, तो अब लोन के अकाउंट में वो पैसा पड़ा है। पैसा तो तुम खर्च कर दोगे, लेकिन लोन के अकाउंट में तुम्हारी वो एंट्री पड़ी है कि इतने पैसे आए थे, तो वो लोन का जो अकाउंट है वो सेटल करोगे विद ईयर्स अपने पैसे दे के, समझे। तो वो लोन अकाउंट टू कैश हो जाएगा तब। अब देखो, अतुल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये एक एंट्री ली है, ये इसलिए लिए ताकि तुम लोग डेटर ना लिखो, इसलिए अतुल एक बंदा लिया, तो इसने परचेज़ करी है। और किस पे कर लिए, क्रेडिट पे करिए। तो भाई हमको किसके बदले मिलेगा, कि हमारा क्या गया, हमारी गई है सेल्स, टू सेल्स हो गया, बदले में हमें क्या मिला, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें कैश मिलेगा ना, अतुल से मिलेगा ना। जैसे उज्जवल सर ने लिया होता तो उज्जवल सर से बाद में तुम्हें बैंक टू उज्जवल सर कैश मिलता, वैसे ही अतुल से मिलेगा। तो यहाँ पे आ गए अतुल कि ये भैया हमें फ्यूचर में पैसे देंगे, हमें फ्यूचर में इनसे मिलेगा, तो अभी ये लेनदार है, अभी इनकी ज़ुबान मिली है हमें, समझे कि नहीं समझे यार। बेटा अब तक समझ गए होगे, आई होप सो। एक और देख लेते हैं, क्रेडिट पेड। अतुल ने क्रेडिट पे कर दिया, अतुल नहीं था मेरी तरह बैड डेट वाला, तो क्या आ गया, कैश टू अतुल। अब यहाँ पे अगर बैड डेट हो जाता तो यहाँ पे आता बैड डेट टू अतुल, क्यों, क्योंकि भाई नहीं आए पैसे, डूब गया पैसा, डूब जाता ना, तो बैड डेट टू अतुल। फिर बैड डेट बाद में राइट ऑफ कर देते हैं, अगर बैड डेट भी नहीं क्लियर होता है कभी तो राइट ऑफ कर देते हैं, फिर वो विद टाइम वो तुम्हारा राइट ऑफ होता है पीएनएल से,
वो सब आगे समझेंगे, वो अभी रहने दो, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को P&L नहीं पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे पढ़ेंगे, साथ में समझते जाएंगे। और हाँ, ये बात मैंने पहले भी बोली है, फिर से बोल रहा हूँ, ये बेटा स्टार बात है, स्टार। इसको जब तुम भूल गए तो बस बहुत मुश्किल है फिर। मेरा स्टार पतंग जैसा लग रहा है वैसे, है ना? ड्राइंग बहुत गंदी है सर आपकी, लेकिन हर बार करते हो। बिजनेस और तुम अलग हो। तुम बिजनेस नहीं हो, बिजनेस तुम नहीं है। बिजनेस तुम्हारी वो क्रश है जो तुमसे दूर नहीं भाग रही है, लेकिन तुम्हें अपना नहीं रही है। बिजनेस और तुम हमेशा अलग रहोगे। तुम लोग एक नहीं हो सकते। ये लॉ में, अकाउंट्स में, हर जगह आना है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब बहुत छोटा टॉपिक है, तुम्हारी जर्नल एंट्रीज़ में जीएसटी भी है। जीएसटी भी है, इसको बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज़ देख लेना, समझ जाओगे ये डिस्कशन के बाद। बाकी नहीं समझोगे तो इसकी एंट्रीज़ और इसके क्वेश्चंस और सब लाइव क्लास में भी डिस्कस हो सकते हैं। वैसे तुम चाहो तो वैसे भी पीडीएफ में सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। वैसे है कि इसके सारे सोल्यूशन तुम लोग की बुक में है ही, ठीक है? और कॉन्सेप्ट मैंने समझा ही दिया। तब भी कहीं कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन में डाउट पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम लोग यहाँ भी डाल देंगे। बाकी तुम जाओगे ना यूट्यूब में, तो यूट्यूब में साइड में होता है ऐसे डिस्क्रिप्शन करके, उसके नीचे लिंक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम का लिंक क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे नोट्स, सोल्यूशन, पीडीएफ जो भी सब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर हर्ष आपका टेलीग्राम ग्रुप संभालेंगे, और हर्ष ही आपको नोट्स और पीडीएफ टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है? बाकी तुम लोग को मुझसे कुछ पूछना होगा तो A3 क्लासेस का इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, वो भी कोई और मैनेज करे, लेकिन तुम उस पर लिख देना डाउट फॉर उज्जवल सर। उसके बाद नीचे कुछ भी लिख देना, जो भी। अब कुछ भी मतलब ये नहीं कि तुम कह रहे हो कि और क्या हाल है। जो भी डाउट होगा वो लिख देना, वो मैं खुद से देख लूँगा, वरना टीम से दिखवा दूँगा। मतलब वो रिप्लाई मेरी कंसेंट में या मैं ही दूँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ओके? तो दो तरीके का होता है भाई जीएसटी। एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब जब दो स्टेट के बीच में सामान का लेन देन हुआ। तुमने दिल्ली से गाड़ी मंगाई, इंटर स्टेट हो गया। अगर तुम यूपी में रहते हो, मान लो तुम यूपी कानपुर के हो, क्योंकि मैं कानपुर कुछ टाइम रुका और अभी मैं दिल्ली में हूँ। अगर तुम यूपी कानपुर के हो, तुमने दिल्ली से कानपुर गाड़ी मंगाई, तो तुम्हारा इंटर स्टेट हो गया। लेकिन वहीं तुमने लखनऊ से कानपुर कुछ काम माल मंगाया, तो वो तुम्हारा इंटर स्टेट होगा। इंटर स्टेट तुम्हारा दो में बंटता है, उस स्टेट में और सेंट्रल में, ठीक है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST, और जो दो स्टेट में होता है वो IGST जाता है, ठीक है? वो स्टेट में नहीं बढ़ता, ठीक है? तो अब कैसे होता है देखो, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी दो होता है। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब तुम 5 मिनट बस बात को ध्यान से सुनो। आउटपुट जीएसटी तुम्हारा लगता है उस चीज़ पे जिस पे तुमने सेल, एक सेकेंड ना, आउटपुट जीएसटी तुम्हारा उस चीज़ पे लगता है जिस पे तुमने सेल करी है, जिस पे तुमने पैसा कमाया है। इनपुट जीएसटी तुम्हारा उस चीज़ पे लगता है जो चीज़ तुमने खरीदी है, जिस चीज़ पे तुमको जीएसटी पीछे वाले ने कमाया है, तुमको दिया है। जैसे मान लो तुम्हारे पापा ने 200 रुपये का कुछ बेचा और 150 रुपये में वो ख़रीदा था, तो तुम्हारे पापा ने एग्जैक्ट कितने रुपए कमाए? 50 रुपये कमाए, राइट? अब मैं तुमसे बोलूँ कि 200 रुपये का लाओ 18% जीएसटी, तो तुम बोल दोगे सर पागल वागल हो क्या? 150 रुपये में तो ख़रीदा था मैंने, 200 का बेचा है, 50 रुपये का मुझे मुनाफा हुआ, तो मैं 200 का जीएसटी क्यों दूँ? तो तुम 50 का जीएसटी दोगे। तो अब इस चीज़ को समझने और ख़ुद को एनालाइज करने और बुक्स में एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। आउटपुट जीएसटी वो हो गया जो 200 रुपये से जीएसटी तुम्हारे पास कलेक्ट होकर आया, ठीक है? इनपुट जीएसटी वो हो गया जो 150 रुपये के सहित तुमने पीछे वाले को दे दिया है, वो जीएसटी भाई तुम दे चुके हो। तो आउटपुट और इनपुट में जो डिफरेंस बचता है वो तुम गवर्नमेंट को इवेंचुअली पे करते हो। तुम्हारे में अभी पे वाला पार्ट नहीं है, लेकिन आउटपुट और इनपुट क्यों लेते हैं, और आउटपुट तुम्हारी सेल पे क्यों होता है और इनपुट तुम्हारी परचेज़ पे क्यों होता है, इसको समझने के लिए ये आउटपुट और इनपुट का बेसिक फंडा समझाया तो आगे समझ में आया होगा। तो देखो अब तुम कैसे चलोगे। तुमने मान लो सामान बेचा कैश में, तुमने यहाँ पे देखो कैश ले लिया उस बंदे से और उसको सेल कर दी, ठीक है? लेकिन तुम्हारा जीएसटी एक्सक्लूसिव था। जीएसटी एक्सक्लूसिव मतलब तुम्हारे सामान में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं था भैया। तुमने 200 का सामान बेचा, तुमने कहा 18% जीएसटी, 36 रुपये हमें अलग से दो, तो 36 रुपये का जीएसटी तुमने ये अलग लिया, तो टू आउटपुट जीएसटी ऐसे लिख लिया। वरना तुम्हारी सेल की वैल्यू कम हो जाती है, आउटपुट जीएसटी की हेडिंग तब भी आती, दोनों मिला के 200 होता और कैश 200 आता, लेकिन अब 236 आया, ठीक है? तो कैश में तुम उससे टैक्स भी साथ में कलेक्ट कर लेते हो ना। अब तुमने परचेज़ किया था कहीं से, परचेज़ किया था 150 का, उस पर जो जीएसटी लगा था वो तुम्हारा कितना लगा होगा?
₹27 तुम्हारा GST लगा होगा, तो 27 से 36 में ₹9 तुमको पे करने हैं सरकार को। ₹27 तुम यहाँ पे काट लोगे, इनपुट GST परचेज टू कैश, क्योंकि ये टू कैश में तुमने पीछे वालों को विद GST दे दिया। बेटा अब समझे तुम मेरी बात को। GST और पुराने टैक्स में फ़र्क भी यही था कि GST अब हर पार्ट में कलेक्ट होता है, तो तुम सिर्फ अपने मुनाफे का भरका देते हो। ये हो सकता है तुम्हें समझ ना आया हो, नहीं समझ में आया होगा तो ये अब जब अगली क्लास करेंगे चैप्टर 2 की, उसमें कवर करेंगे एक बार, और ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक बार जनरल एंट्रीज़ और बुक से पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद आई गेस क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर से डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास भी एक हफ़्ते बाद ही आएगी, एक हफ़्ते बाद नहीं आएगी, आएगी पहले, तुम्हें एक हफ़्ते बाद देखनी है। तुम्हें इस क्लास के लिए आज क्या है, आज तुम्हारा वेडनेसडे है, आई गेस वेडनेसडे को क्लास अपलोड आएगी, एट मैक्स थर्सडे हो सकता है। तो मैं इस हफ्ते एंड अगले हफ्ते, मतलब ये जो वेडनेसडे इसका संडे, अगले संडे, अगले मंडे तक तुम कोई भी डाउट डालोगे, कोई भी, तो तुम्हारा क्लास में टेक कर लिया जाएगा। कमेंट में डाउट डालोगे, इंस्टाग्राम पे डाउट डालोगे या कहीं भी, तो अगले मंडे तक तुम्हारा वो डाउट रिजॉल्व कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें डाउट पूछना है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे डाल देना, नहीं लाइव क्लास अटेंड करना, लाइव डाउट सेशन होंगे वो अटेंड करना। अगर वो नहीं करने तो फिर कहाँ डालोगे तुम फिर डालोगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो डली होगी उसके कमेंट सेक्शन में। कोई भी वीडियो जो डलेगी वो उस वीक के बाद अगले वीक के मंडे तक उसके डाउट सारे, क्योंकि क्या होता है ना, जो भी तुम लोग डाउट्स लेते हो, अब भाई उस टाइम तो कमेंट देखते नहीं हैं, तो PDF में सारे डाउट्स नोट कर देते हैं, फिर हम लोग भी उसके आंसर नोट कर देते हैं, फिर क्लास में आते हैं, ठीक है। कि आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ, तुम्हारा ज़्यादा टाइम खाए बिना सिर्फ काम की बात हो। लेकिन अगर तुम बार बार डालते रहोगे तो हम वो कैसे कर पाएंगे। तो उसके बाद इसलिए तुम नेक्स्ट क्लास में डाल देना कि सर डाउट फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर दिस, आगे पूरा डाल देना, प्रॉपर अच्छे से लिख के डाल देना। क्योंकि देखो यार, मैं कमेंट सेक्शन पे डाउट्स नहीं देख रहा हूँ, डाउट्स मेरे पास नोट होके आ रहे हैं, मैं फिर उन्हें रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं कमेंट सेक्शन नहीं देख सकता, A3 क्लासेस देखती है ये, मैं अलग एक टीचर हूँ, वो अलग है, इसलिए थोड़ा सा तुम लोग को ये फॉर्मेट में ध्यान देना होगा, ठीक है बच्चा। इतनी सी बात आप हमारे लिए कर देना, ठीक है। अब देखो, जब तुमने ये GST आउटपुट इनपुट जो भी लिख लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ा भाई, आउटपुट इनपुट तुमने लिख लिया। अब तुम्हारा ये आउटपुट GST तुम इनपुट GST से एडजस्ट करोगे, जिससे तुम्हें पता चले कि कितना GST तुम्हारा बनता है, राइट। तो तुम्हारा जितना इनपुट GST होगा तुम उतना ही आउटपुट GST यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे। जैसे इनपुट GST मान लो आ गया यहाँ पे ₹11 आ गया, तो तुम्हारा आउटपुट मान लो तुम्हारे पास ₹13 है, तो तुम 11 यहाँ एडजस्ट कर दोगे। बाकी जितना आउटपुट होगा वो आउटपुट टू कैश में तुम उसे पे कर दोगे। किसे पे कर दोगे? गवर्नमेंट को पे कर दोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बाकी GST को हम लोग एक बार फिर से कवर करेंगे। इसके 5 क्वेश्चन हैं आई गेस, और अगर सिर्फ 5 क्वेश्चन है तो मैं आज नहीं डिस्कस करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूँगा। 5 क्वेश्चन मतलब 5 एक्सरसाइज होंगी, सब में 2, 4, 5 एंट्रीज़ होंगी। हाँ जी, चैप्टर 2 का यूनिट 1 तो हो गया, जनरल एंट्रीज़। यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 बेटा लेजर है, लेजर देख लो। और ट्रायल बैलेंस हम लोग ट्राई करते हैं। अच्छा चलो, ट्रायल बैलेंस मैं आज नहीं करूँगा, ट्रायल बैलेंस पक्का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 4 टॉपिक रह जाएंगे चैप्टर 2 के। आज बस हम लोग क्या लेजर देख लेते हैं। लेजर में कुछ नहीं है, बस एक बार ये फॉर्मेट देख जाओ, बस ये फॉर्मेट देख जाओ, उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। लेजर के क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन दोनों मैं नेक्स्ट क्लास में टिक करूँगा, ठीक है। बस ये फॉर्मेट देख जाओ। बस ये 2 पन्ने वाली, मैंने दूसरी PDF खोली भी नहीं है इसीलिए, ठीक है। बस ये 2 पन्ने देख लो, देखो मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया। अब लेजर में क्या होता है, देखो ये पहले याद रखना कि नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं। लेजर को तुम लोग एक बार बुक से एक बार बस मोटा मोटा गो थ्रू कराना, लेजर के क्वेश्चन नहीं करना है, जर्नल के क्वेश्चन करना है। लेजर बस मोटा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि लेजर हम लोग चैप्टर अभी ढंग से नहीं कर रहे हैं, बस मोटा मोटा देख रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, एक बेस बन जाएगा, अगली बार उस बेस पे काम करेंगे। पता नहीं साउंड कैसा अजीब सा कर रहा है, बट समझ जाओ मेरी बात को, ठीक है। तो अब देखो लेजर का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, इसको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, ये फॉर्मेट कितना गंदा बनाया ना सर ने, भूलना नहीं। सर प्यारे हैं, बहुत प्यारे सर हैं, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पे ऐसे काट दो, ये तुम्हारा हो गया डेबिट वाला हिस्सा, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट वाला हिस्सा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यार हर सर बहुत बोले हैं यार, उनको पता, मैंने कहा था सर बॉर्डर खींच देना, उनको लगा बॉर्डर यहाँ खींचना पड़ेगा, उन्होंने खींच दिया, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर आएगा,
ये उसकी अमाउंट आएगी, डेट जो डेट होगी वो डलेगी। अब पार्टिकुलर और अमाउंट क्या आएगा कैसे होगा, बस ये एक बार फॉर्मेट देख लिया। एक जनरल एंट्री, बस एक जनरल एंट्री देख लो, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। बस एक सेकेंड ना, बस एक एंट्री देख लो फिर तुम लोग जाओ। अब एंट्री क्या है, और अगर तुम लोग ज़्यादा थक गए तो बता देना, आगे से मैं क्लास छोटी कर लूँगा, और अगर नहीं थके तो भी बता देना, क्योंकि मैं तो क्लास भाई बड़ी करना चाहता हूँ। और तो बैंक टू एसेट, बैंक टू एसेट का ये सीन है। ये तुम्हारी एक जनरल एंट्री हो गई, ये तुमने एसेट ख़रीदा है जितनी भी अमाउंट का, ठीक है। तो अब तुम एक बैंक अकाउंट बनाओगे। देखो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डेबिट आता है, यहाँ पे क्रेडिट आता है तुम्हारे अकाउंट में। बैंक अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो तुम अपने एसेट को डेबिट में ले जाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, एसेट तुम्हारा डेबिट में चला जाएगा। फिर ईयर एंड पे बैलेंस जितना बचेगा वो राइट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब एसेट अकाउंट पे आते हैं। एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, एसेट अकाउंट के क्रेडिट में बैंक बैलेंस चला जाएगा, ठीक है। अब चला जाएगा तो उसके बाद जो बैलेंस आता है वो एंड में आ जाएगा। एक चीज़ और समझ सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे कर लो, ये कर लो, ये टू रहता है टू एसेट, और ये हो जाता है बाय बैंक। बाय यहाँ हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन ये बाय बैंक होता है, ठीक है। बाय बैंक और टू एसेट ऐसे होता है, ठीक है। तो जहाँ ऐसे समझ लो, डेबिट में टू आता है और क्रेडिट में बाय आता है, तो जितनी भी तुम्हारी टू वाली होगी, टू वाली एंट्री, वो तुम्हारे डेबिट में चली जाएगी। और सीधा समझ लो, बैंक अकाउंट खोलते ही टू एसेट लिखा है तो भाई ये डेबिट पे ही जाना है। डेबिट में जाना है, किसके डेबिट में जाना है, बैंक अकाउंट के साथ है, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है, बात ख़त्म। अब इस चीज़ को बुक खोल के नोट्स बना के कर रहोगे तो बहुत आसान लगेगा। अगर तुम हवा में सुन रहे हो तो एकदम से लगेगा सर क्या बड़बड़ा गया, क्योंकि बेटा हम बहुत टाइम से, हमें पता है कौन सी चीज़ कैसे समझ में आएगी। ये हो गया बाय बैंक। बाय बैंक हो गया तो ये एसेट के जाएगा, टू पे नहीं जाएगा, बाय पे जाएगा। और जब बैलेंस राइट करते हैं तो ये टू का एसेट का बैलेंस बाय का क्यों आ रहा है सर, ये तो एंड में क्रेडिट हो गया। अरे गधे, बैंक अकाउंट जब क्लोज़ करेंगे तो बैलेंस दूसरी साइड ही तो ले जाके क्लोज़ करेंगे, ठीक है। अब बैंक का बैलेंस जो क्रेडिट है, जो बाय बैलेंस का बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, वो अगले साल जब वापस ओपन अप करेंगे तो टू बैलेंस करके नीचे आएगा, अगले साल यही बैलेंस टू बैलेंस करके इधर आ जाएगा। तो तुम्हारा बैंक उतने बैलेंस से कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि भाई पैसे तो तुमने दिए हैं ना, एसेट आया तुम्हारे पास, पैसे तो तुमने दिए हैं, तो बैलेंस पहले ही डेबिट लेके चल रहा होगा, ठीक है। और बाकी अगर नहीं समझ में आया एंड में ये पार्ट तो बताना, समझ आ गया तो बताना। ये भी सजेस्ट कर देना कि अगली बार जब आप क्लास चालू करें तो लेजर पूरा स्टार्टिंग से करें, कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आए। जर्नल एंट्रीज़ के क्वेश्चन तुम्हें करके आने हैं, और बस ये 2 सेकंड की बकवास तुम समझो, बात समझो जो समझो, लेकिन सीरियसली सुन लो, ठीक है। पोस्टिंग के एंड का बैलेंस ऐसे ही चला जाएगा, पोस्टिंग के एंड का बैलेंस ऐसे ही चला जाएगा। ये जो टू बैलेंस बाय बैलेंस लाए हो ये ऐसे ही चला जाएगा, ये लिखना है, ठीक है। ये काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे देखो बैंक वैंक का हो गया, ये एसेट वगैरह हो गया, ये सब एंड में बैलेंस शीट में जाता है ना टैली होने। तो भाई एंड में बैलेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर रखने, आगे ट्रेनिंग पे भी जाना है तुम लोगों को, आगे कंपनी में काम करना है। तुम लोग क्लास पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यार मैंने सोचा था कि मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तुम लोग को अच्छे से समझाऊँगा, क्योंकि अभी तो कुछ डिस्कस नहीं किया ना, लेकिन मुझे लग रहा है एग्जॉस्ट ना हो रहे हो तो मैं आज नहीं कर रहा हूँ। तो थैंक यू। बस आज की अपनी क्लास इतनी छोटी सी थी। आई होप तुम लोग को इस छोटी सी क्लास में मज़ा आया होगा।